पिछला वाला लिंक जो है मैंने शेयर कर दिया था बी ट्रांसफ़र का। और किसने अपलोड करना था, किसी ने कहा था मुझे, किसने कहा था? अबू बकर वैसे आपने बोला था, फरहान ने कहा था, किसने कहा था अपलोड करना, या अली रजा आपने कहा था? मुझे किसी बच्चे ने बोला था कि पता नहीं उसने बोला था, रोशान ने कहा था किसी ने। चलें अपलोड कर लें यार उसको कहीं पे ना, यूट्यूब पे अनलिस्टेड फॉर्मेट में रख लें, वो आप लोगों के भी काम आएगा। मतलब ऑब्वियसली अब जैसे कमर स्टूडेंट नए आ गए हैं तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। आप लोगों के ग्रुप के हिस्सा है ना सब ये बच्चे, तो आप लोगों को खुद भी जब आप कोडिंग करने बैठोगे आप लोगों के लिए भी फायदा हो जाएगा। तो वो वाले जो लिंक्स हैं स्टार्टिंग वाले 4 लेक्चर्स थे उसको यूट्यूब पे अपने अपने चैनल पे जाके, जैसे आपको यूट्यूब का ऑप्शन होता है, ये जो है ना ये ठीक हो गया राइट नाउ, इस तरह यहाँ से जाना है आपने, आपका ये अकाउंट जीमेल के साथ कनेक्टेड है, ठीक हो गया। जैसे मैंने राइट नाउ अपने साइन अप किया हुआ है और यहाँ पे जाके आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, जो भी बच्चा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा लेक्चर्स अपलोड करने की। एंड देन जब आप इस लिंक पे चले जाओगे studio.youtube.com, वहाँ पे जाके आपने ये वाली फाइल जो मैंने ग्रुप में शेयर की हुई होगी वी ट्रांसफर का लिंक, वही अपलोड करना है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है जब आप इस प्रोसेस को अपलोड कर रहे होगे तो आपने लास्ट में एक ऑप्शन आता है अनलिस्ट रखने का, अनलिस्ट रखना है, पब्लिक नहीं करना, अनलिस्टेड रखना है। आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट वो एक पूरी लिस्ट बन जाएगी ऑटोमेटिकली, ये यूट्यूब खुद ही मैनेज कर रहा होता है, बस जस्ट आपने उसको अपलोड कर देना है ताकि वो चीज़ एक आप लोग के रिकॉर्ड पे भी आ जाए और जब भी आप लोग कोडिंग करने बैठो फ्री टाइम में तो उससे आप लोग हेल्प भी ले सकते। बाकी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का तो मैसेज का आपको बताया ही हुआ है, जहाँ पे आप लोगों को इश्यूज आ रहे हैं वो आप लोग पूछ सकते हो किसी भी टाइम। मैं जो भी एक टाइम स्लॉट मेरे पास अवेलेबल होता है मैं उन इश्यूज को एड्रेस करूँगा इंशाल्लाह। पहले डाउनलोड करेंगे अब तो वो आपको इस फॉर्मेट में दे देगा। फाइल में जाता हूँ मैं, और मैं वीडियोस पे क्लिक करता हूँ तो वो आएगा जी इस फॉर्मेट। ये जैसे अभी राइट नाउ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है ना मैंने, तो ये फाइल बना दी है उसने .mkv फॉर्मेट में, mkv इसी फॉर्मेट को आपने अपलोड कर देना यूट्यूब पे। तो वो ऑटोमेटिकली आपको लिंक बना देगा, जैसे यूट्यूब की आम वीडियोस होती हैं उसका एक लिंक जनरेट हो जाएगा। उसको लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, मैनेज कर सकते हो आसानी से। आप लिस्ट पे क्लिक करोगे तो वो लिस्ट बना देगा पूरी तमाम लेक्चर, 10 लेक्चर हैं, 12 हैं, 15 हैं, 25 हैं, 30 हैं, फ्रंट एंड के जितने भी लेक्चर हैं वो एक लिस्ट का लिंक होगा, उसी के अंदर सारे लेक्चर आ रहे होंगे फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे, जो आप लोगों का बैक एंड से पहले पहले एक वीक होता है उसके तमाम लेक्चर वहाँ पे जस्ट ऑन वन क्लिक। तो इसमें से आप लोगों ने थोड़ा सा आगे खुद इनिशिएटिव लेना है, क्योंकि मेरी जितनी भी क्लासेस हैं उन सब में बच्चे ये मैनेज कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मैंने ये बच्चे ही मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ये आप ही लोगों के काम आनी है। और अभी भी बहुत सारे जो बच्चे बैकएंड में जा चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, उनको फ्रंट एंड में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो वो इसी तरह जाके लिस्ट में से देख लेते हैं और वो लेक्चर वहाँ से उनको हेल्प कर रहा होता है। कोई गिटहब पे उन्होंने पब्लिश करना है, वर्सल पे उन्होंने डिप्लॉयमेंट करनी है, कोई कोडिंग में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वही यूट्यूब की जो उनकी वीडियोज़ हैं उनको हेल्प कर रही है। साइड बाई साइड आप लोगों ने इस चीज़ को तवज्जो देनी। ये हमारे वेब डेवलपमेंट काम से हट के काम है, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, बेसिक लेवल की नॉलेज की चीज़ें। इन केस आप ऐसी कंपनी में हायर कर लिए जाते हो या आपको ऐसा क्लाइंट मिल जाता है जो आपसे इस तरह के भी छोटे मोटे टास्क करवा रहा है और उसको अलग से पैसे दे रहा है, तो ये आप लोगों को आपने चीज़ें पहले से सीखी हुई होंगी तो आपको हेल्प मिलेगी। अब हम ओपन कर लेते हैं। आज मैं ना जितना भी काम है वो डायरेक्ट गिटहब पे पुश भी कर दूंगा, मैं उसको जिप कर नहीं करूंगा। लास्ट टाइम मैंने यही चीज़ आप लोगों को बताई भी थी, मैंने पुश नहीं किया था गिट पे, लेकिन आज मैं सबसे पहले गिट पे कोड पुश कर देता हूँ। जैसे कमर हो गए और अली रजा हो गए, ये बच्चे नहीं जानते गिट कैसे हम वर्कआउट कर रहे होते हैं। अबू बकर मेरे पुराने स्टूडेंट है पहले ग्रुप में से, कि जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो मैं उन दिनों गिटहब भी पढ़ा रहा था, तो इनके बेसिक लेवल की नॉलेज है। आज आप जो दोनों बच्चे आए हैं, आपको मैं जो हमारा गिटहब वाला जो सिस्टम है जहाँ पे हम अपने क्लाउड पे कोड को मेंटेन कर रहे होते हैं, क्लाउड पे कोड को मैनेज कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं वाया यूजिंग VS कोड, कनेक्टेड होगा हमारे गिटहब के अकाउंट से और गिटहब का अकाउंट ऑटोमेटिकली सिंक हो रहा होता है वर्सल के साथ। ये मैं पहले दिन से ये चीज़ें बार बार नाम ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाए चीज़ें, ये हम वर्कआउट कैसे हो रही होती है। जब हम एक वेब पेज पे काम कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे 4 घंटे 5 घंटे जो भी हमने काम किया, कोई अलाइनमेंट सेट की, कोई हमने कलर कॉम्बिनेशन ऐड किए, कोई हमने टाइपोग्राफी सेट की,
वेब पेज का कोई इंट्रो बैनर बनाया, नेविगेशन कंपोनेंट बनाया, वो सब का सब हमने 5 घंटे की मेहनत के बाद हमने उसको एक लिंक पे जब हम कोड पुश करते हैं, क्लाउड पे पुश करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वर्सल पे कनेक्टेड होने की वजह से वो डिप्लॉय हो जाता है सर्वर के ऊपर, और वो देख सकता है क्लाइंट की हमारे 5 घंटे की मेहनत जितनी भी है वो क्लाइंट देख सकता है। और इसी चीज़ को फिर प्रोसेस करके ही क्लाइंट आपके साथ अलाइन भी होगा, वो प्रोसेस करके यही देख रहा होगा कि अच्छा यार आज के दिन की क्या वर्किंग अपडेट है। जब आपने उसको अपडेट करके और लिंक शेयर करोगे तो कहेगा हाँ यार ठीक है तुमने काम किया, और यही चीज़ें मैंने रिक्वायर की थी, वो लिस्ट आपके साथ शेयर हुई भी होगी ऑलरेडी, जो काम आपने करने होंगे। और इस तरह से हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, डेली हमारा ऐसे काम चल रहा होता है। 4-5 घंटे जो भी 9 घंटे की जॉब है, 5 घंटे की जॉब है, 7 घंटे की जॉब है, डिफरेंट डिफरेंट है। यूके बेस्ड कंपनीज में 7.5 घंटे की जॉब होती है नॉर्मली, यूजली 7.5 घंटे। ठीक है, यूएस बेस्ड कंपनीज में 9 घंटे की जॉब होती है, 1 घंटे का ब्रेक होगा आपका। इस तरह से काम चल रहा होता है। और यूके बेस्ड कंपनी जो है ना वो दोपहर 1 बजे से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में दोपहर के 1 बजते तो उनके सुबह शुरू हो जाती है, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, उनका डे स्टार्ट होता है। सबसे पहले VS कोड बेसिक बेसिक चीज़ें मैं रिपीट कर देता हूँ। बेसिक बेसिक टूल्स हैं जो आपके सिस्टम में होने चाहिए। एक VS कोड होना चाहिए आपके पास, क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए, फोटोशॉप होना चाहिए, और आप अगर फिग्मा डाउनलोड करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो, ऑनलाइन यूज़ करना चाह रहे हो ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो। आपके सिस्टम में होना चाहिए जी क्रोम ब्राउज़र बता दिया मैंने, VS कोड बता दिया। इसके अलावा हाँ बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर है, अगर आप ड्रीमवीयर यूज़ करना चाह रहे हो कोडिंग के लिए वो भी कर सकते हो, सिपलाइन यूज़ करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। ये सारे एडिटर हैं कोडिंग करने के लिए ना, ये अगर आप लोग करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। अदरवाइज सबसे जो बेहतर है और रिकमेंडेड भी है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में भी जो चीज़ आ रही है वो है हमारा VS कोड। वो तो लाजमी आपके पर्सनल सिस्टम्स पे इंस्टॉल होना चाहिए। कमर आपके पास वैसे वो है लैपटॉप? ठीक है, उसमें आपने ले भी आना है, और उसमें ये जो चीज़ें हैं ना, जब आपको ग्रुप में इनरोल कर दिया जाएगा तो लिंक्स हमारे मैं शेयर करता रहता हूँ, लिंक्स जहाँ से आपने डाउनलोड करके और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दें। एक जो लिंक मैं रिपीट कर देता हूँ वो है हमारा गेट इनटू पीसी का, और गेट इनटू पीसी पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने जाके इंस्टॉल कर लेना है फॉर फ्री वर्जन जो होता है ना, उसका फ्री वर्जन, क्रैक वर्जन या फ्री वर्जन, वो इंस्टॉल कर लेना। गेट इनटू पीसी एक वेबसाइट है जी, इसका लिंक मैं दोबारा रीशेयर भी कर देता हूँ। और उसके बाद जी यहाँ पे जाके आपने लिखना है फोटोशॉप, ये जो लेटेस्ट है ना इस वक्त यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे जो फ्री क्रैक वर्जन रखा हुआ है फोटोशॉप का। वैसे तो बाय करना पड़ता है फोटोशॉप, क्योंकि XD, फोटोशॉप और ड्रीमवीयर ये सब की सब प्रोडक्ट्स हैं एडोबी की, तो इनको परचेज करना पड़ता है, इनके प्लान से परचेज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप परचेज नहीं करना चाह रहे फॉर द टाइम बीइंग, आप फ्री वाला वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्री वर्जन आपको गेट इनटू पीसी की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। वहाँ पे जाके जैसे आपने सर्च करना है फोटोशॉप CC, जैसे मैंने अभी आपके सामने सर्च किया, सर्च वाली ये आप बार के अंदर, तो और ये टॉप में सारा आपके पास जो आ जाएगा। दोनों वर्जन है, मेरे सामने 2 वर्जन है राइट नाउ, 3 है, एक CC 20, 24, 29, तो ये 2029। तो ये आपकी सारी चीज़ें जो हैं आपके सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल होनी चाहिए, तभी आपको जो भी डिज़ाइन है उसके बाद जो आपने काम करना है तो आपको इन चीज़ों का बेहतर तौर पे समझ में आएगा। मैंने लिंक दोबारा शेयर कर दिया। अब हम कर लेते हैं जी फोटोपिया। अगर आपके सिस्टम पे फोटोशॉप की कैपेसिटी नहीं है फोटोशॉप इंस्टॉल करने के लिए, इट्स वेरी ऑब्वियस आपके सिस्टम में रैम अच्छी होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 16 GB की रैम होनी चाहिए मिनिमम। अगर आप 8 GB रैम पे फोटोशॉप चलाने की कोशिश करेंगे चल तो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन आपको फिर प्रोग्राम्स मैनेज भी करने पड़ेंगे, कुछ प्रोग्राम्स बंद करने पड़ेंगे फोटोशॉप यूज़ करने के लिए, कुछ चलाने पड़ेंगे, तो मल्टीपल आपको इस तरह से ऑप्शन यूज़ करके करना पड़ेगा। तो उसका ऑल्टरनेट ये एक ऑनलाइन टूल है फोटोपिया के नाम, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग अपने PSD डिज़ाइन को ओपन करने के लिए। तो वो मैं उनको ओपन, जो हम काम कर रहे थे जिस वाले पे, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ लास्ट टाइम जिसको हम ट्रांसलेट कर रहे थे। .psd और ये मैंने डाउनलोड किया था डिज़ाइन फ्रॉम द फ्री पिक, उसका भी लिंक शेयर कर देते हैं।
ये था जी डिज़ाइन, प्रोबेबली हमारा डिज़ाइन ये 70 प्रोग्रेस। ब्रंच बिस्ट्रो के नाम से जो प्रोजेक्ट है उसको हम बना रहे थे, और ये हम यूज़ कर रहे हैं कस्टम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। उस इन तमाम चीज़ों को बिल्ड करने के लिए, डिफरेंट सेक्शंस को बिल्ड करने के लिए हम जो कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं इसको बनाने के लिए, उसमें हम कस्टम CSS लिख रहे हैं, कस्टम HTML यूज़ कर रहे हैं और कस्टम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे अगर हमें अपने पेज के बिहेवियर को चेंज करना है। कोड ओपन कर लेता हूँ विद इन द ब्राउज़र, विद इन द VS कोड। उसके लिए हम चलते हैं जी फाइल में जाऊंगा, ओपन रीसेंट, और ये आ गया जी ब्रांच बिस्ट्रो। जब VS कोड इंस्टॉल कर लेते हो आप, तो उसमें आप डिफरेंट एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक, राइट नाउ मैंने इस पेज को ब्राउजर में सर्वर पे, लोकली सर्वर पे रन करने के लिए एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, उसका नाम है लाइव सर्वर। तो ये आप लोगों ने भी इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, आप लोगों ने भी ये वाली जो लाइव सर्वर के नाम से एक्सटेंशन है इंस्टॉल कर लेनी है। और वो जब मैंने इंस्टॉल कर ली तो मेरे यहाँ बॉटम में एक ऑप्शन आ गया गो लाइव। जो भी मैं पेज बना रहा हूँ उसको मैं देख सकता हूँ विद इन द ब्राउजर, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग मैंने की है क्रोम ब्राउजर की, उसमें देख सकता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, आई एम एबल टू सी दिस इज द पेज। ये हमने इंट्रो बैनर लास्ट टाइम क्रिएट कर दिया था, और उसके ऊपर जो दो कंपोनेंट्स हैं, हमारा लोगो और जो हमारा नेविगेशन वाला कंपोनेंट है, ये हमने रेडी कर लिया था। कुछ अलाइनमेंट चीज़ें हैं वो आज हम अपडेट कर लेते हैं साइड बाई साइड। हम साथ में जो नीचे वाला जो पोर्शन है जैसे डिज़ाइन में बना हुआ है वैसे ही हम जो CSS हमने ऑलरेडी कस्टम CSS लिखना शुरू कर दी है, साथ साथ हम HTML भी लेआउट भी लिख रहे हैं, कस्टम CSS भी लिख रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हम मैनेज करके बना के इस चीज़ का कॉम्बिनेशन जो है हमें आउटपुट नज़र आ रहा है विद इन द ब्राउज़र। ब्राउज़र में हम उस आउटपुट को देख रहे हैं। क्रोम ब्राउज़र मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था, आप लोगों के सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। आज हम इसकी अलाइनमेंट को अपडेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अलाइनमेंट अपडेट कर लेता हूँ और द हेडर कंपोनेंट स्पेसेस वगैरह अपडेट कर लेता हूँ। कुछ स्पेसेस मुझे ज़्यादा चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम भी कि अगर जो हमारा ट्रेंडिंग लोगोज है ना और आइकन्स हैं, उनको हमने कोशिश करना है SVG फॉर्मेट में सेव करने की। एक्सपोर्ट जो हमने करना है फोटोशॉप में, हमने SVG फॉर्मेट में रखना है। तो अच्छा जी, टॉप से ये स्पेसिंग आ रही है, ये टॉप से स्पेसिंग आ रही है। स्पेसिंग के लिए मैंने इनर स्पेसिंग के लिए आप लोगों को बताया था कि हम अपनी CSS के अंदर पैडिंग और मार्जिन यूज कर रहे होते हैं। मैंने लास्ट टाइम एक वैल्यू लिखी भी थी, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ कोड के अंदर। और वो वैल्यू मैंने जब स्टार्ट किया था ना कस्टम CSS लिखना, तो वो स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था, स्टैटिक का साइन, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, स्टार्ट और एंड, और उसके दरमियान में जो वैल्यूज मैंने लिखी थी उसमें सबसे पहले मार्जिन लिखा था मैंने, फिर पैडिंग ऐड किया था एंड बॉक्स साइजेस। तो ये तमाम बेसिक लेवल की चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी। और ये जो चीज़ है ना, फर्स्ट चीज़ जो मार्जिन है, वो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लेट सपोज मैंने इन दोनों सेक्शंस के दरमियान स्पेस रखनी है, स्पेस ऐड करनी है, तो मैं मार्जिन का इस्तेमाल करूंगा। मार्जिन की वैल्यू CSS के अंदर मार्जिन के जरिए हैंडल करूंगा। और अगर मैंने इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर, इंट्रो बैनर के अंदर, ये ब्लॉक के अंदर, पूरे इस ब्लॉक के अंदर मैंने स्पेसिंग, इंटरनली स्पेसिंग क्रिएट करनी है बॉक्स के अंदर, कंटेंट बॉक्स के अंदर, बैनर बॉक्स के अंदर, सेक्शन टैग के अंदर, हेडर के कंपोनेंट के अंदर, हेडर के टैग के अंदर, नैव के टैग के अंदर इंटरनली स्पेस क्रिएट करनी है। बटन के टैग के अंदर, बटन के एंकर टैग के अंदर, इनसाइड शो मेन्यू के टॉप से भी स्पेसिंग दिख रहे हो आप, बॉटम से भी स्पेसिंग नजर आ रही है, लेफ्ट से और राइट से। ये इंटरनल स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ, आउटर स्पेसिंग की बात नहीं कर रहा। ये एक स्पेसिंग है, ये वाली पैराग्राफ के बॉटम से जो स्पेसिंग आ रही है। एक है इंटरनल स्पेसिंग, इस बटन के अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर, इस एलिमेंट की इंटरनल स्पेसिंग आ रही है। तो उस
उसके लिए हम पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं और प्रेफर कर रहे होते हैं, पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं और उसको हम ज़्यादा प्रेफर उसको कर रहे होते हैं। और जो आउटर स्पेसिंग है उसके लिए हम मार्जिन यूज़ कर रहे होते हैं। सिंपल है, आसान है। तो इसी चीज़ को अब मैं अपने केस में सेटल करने के लिए, इसकी सेटलमेंट के लिए, स्पेसिंग ऐड करने के लिए मैं यहाँ से टॉप से स्पेसिंग क्रिएट कर लेता हूँ। और वो मैंने लास्ट में जो हेडर का एलिमेंट रखा था, हेडर के एलिमेंट में हम चलते हैं। हेडर का कंपोनेंट मेरा ये वाला है, ये मैंने ऐड करना है जी। यहाँ पे जाके पोजीशन एब्सोल्यूट किया था इसको मैंने, और इसमें जाके सर ये स्टार्ट से बता दें, मैंने अभी लेक्चर अटेंड किया है, थोड़ा सा बता दें और आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। कंफर्म कीजिएगा मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है जी। अच्छा, मैं ना आज मेरा 5th लेक्चर है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, और इसमें जो आप लोगों को ये जो कोर्स जिसमें आप लोगों ने एडमिशन लिया है वेब डेवलपमेंट में, इसमें आप लोगों को 3 मंथ्स में फ्रंट एंड डेवलपमेंट पढ़ाई जाएगी और बाकी 3 मंथ्स में आप लोगों को बैकएंड पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज मेरा 5th लेक्चर है, इसी को मैं एग्जिस्टिंग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने पीएचडी डिजाइन है, उसको मैंने ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया है, इंट्रो सेक्शन बना लिया है और हेडर का कंपोनेंट बना लिया है। अब मैं हेडर के कंपोनेंट के अंदर स्पेसिंग सेट कर रहा हूँ। बाकी मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है ना, वो इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में आप लोग ऐड हो गए हो, जो नए नए बच्चे इनरोल होते जा रहे हैं, वो आप लोगों को ग्रुप में लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। वो आप लोगों ने लाजमी देखने हैं, फ्री टाइम में, स्पेयर टाइम में आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स को देख लेना है, ताकि आप लोगों को ये जो बातें हो रही हैं ये कनेक्ट करना आसान हो जाए, ईजी हो जाए। वो आप लोगों ने खुद इनिशिएटिव लेना है। जहाँ तक मेरे से हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा। आप लोगों ने क्वेश्चन कर लेना है ग्रुप में कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलें जी, हम चलते हैं स्पेसिंग की तरफ। और ये मैं स्पेसिंग ऐड करने लगा हूँ जी विद इन द हेडर टैग, और ये आ गया जी स्पेसिंग। इंस्पेक्ट एलिमेंट किया है मैंने, और मैंने इसको बता रहा था ये पोजीशन एब्सोल्यूट लास्ट टाइम मैंने किया था। और क्यों किया था पोजीशन एब्सोल्यूट जी अली रजा, बच्चे कोई है आइडिया आपको पोजीशन एब्सोल्यूट क्यों किया था? जितनी देर आप कंपाइल करें कोडिंग को और मैं यहाँ पे स्पेसिंग ऐड करता हूँ। याद है पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, इसको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया था और क्यों किया था, रीजन क्या दिया था, और ये मैंने रिलेटिव किया, ठीक है ना। मेन टैग को मैंने रिलेटिव किया हुआ है, पोजीशन रिलेटिव, और ये मैंने हेडर को पोजीशन एब्सोल्यूट किया हुआ है। रीजन डिजाइन आपके सामने है, डिजाइन के मुताबिक मैंने एक चीज बताई थी कि इस वजह से मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ रहा है, वो रीजन भी दिया था मैंने। कोडिंग का ब्रेन भी हम ऑन रखेंगे। रीजन मैं बता देता हूँ, इसका रीजन ये था कि ये डिजाइन जो आप देख रहे हो लेयर्स में काम होता है। जो डिजाइन होता है ना, पीएचडी का डिजाइन जो होता है, एक्सडी का डिजाइन होता है, फिग्मा जो हम पढ़ेंगे भी, फिग्मा उसके अंदर जितना भी काम कर रहा होता है डिजाइनर, जितना भी काम कर रहा होता है वो सब का सब लेयर्स के अंदर होता है, लेयर्स में काम हो रहा होता है। तो हम सीएसएस एंड पे लेयर्स वाले काम को हैंडल करने के लिए पोजीशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स एन ऑप्शनल थिंग, ठीक है, हम कर सकते हैं और हमने उसी का इस्तेमाल किया भी है। और मेरे केस में मुझे क्यों करना पड़ा है, क्योंकि इंट्रो सेक्शन के अंदर डिजाइनर ने हेडर एलिमेंट को ओवरले करवाया हुआ है, लेयर को ऊपर रखा हुआ है इंट्रो सेक्शन के अंदर ही ये वाला एलिमेंट आ रहा है। जो अगला जो सेक्शन है, द रेस्टोरेंट वाला जो सेक्शन है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो एक पूरा सेपरेट सेक्शन है, ठीक है। उसमें डिटेल्स आ रही है, इमेज आ रहा है, उसके बाद टेक्स्ट आ रहा है, उसका टाइटल आ रहा है और साइड पे उसका डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट आ रहा है। तो वो चीज पहले वाले इंट्रो सेक्शन से डिफरेंट है, थोड़ी डिजाइन वाइज बात कर रहा हूँ। इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने पहले वाले सेक्शन को हेडर एलिमेंट को फिट ऑन करने के लिए और कंपोनेंट को उसके ऊपर दिखाने के लिए, डिजाइन को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट यूज किया फॉर द हेडर एलिमेंट, फॉर द हेडर कंपोनेंट। मैंने इसको अंदर मैंने ऐड करनी है जी पैडिंग, तो मैंने ऐड कर दिया जी, पैडिंग ऐड कर दी। और यहाँ से भी हम फिलहाल हम फ्रॉम वाई एक्सिस ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। जैसे मैंने वाई एक्सिस फ्रॉम टॉप और बॉटम, ठीक है, वाई एक्सिस पैडिंग लिखने का तरीका भी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जिक्र किया था, वो रिपीट कर लेते हैं हम क्विकली। फर्स्ट वैल्यू सेकंड क्लॉकवाइज चल रहा होता है, ठीक है। फर्स्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप 12 बज रहे हैं, एंड देन दोपहर के 3 बज रहे हैं, एंड देन शाम के 6 बज रहे हैं, एंड देन रात के 9 बज रहे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज चल रहा होता है।
क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। 12, 2, 3, 6 और 9, 12, 3, 6 PM and 9 PM, 12, 3, 6 and 9। तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्कआउट कर रहा होता है। तो अभी के लिए मैंने फ्रॉम द टॉप आई यूज द यूनिट REM, 1 REM। REM जो है ना, हम वेब डेवलपमेंट के अंदर वेब पेज बनाते हुए जो REM हम यूज करते हैं, उसका जो बेस यूनिट होता है वो 16 पिक्सल होता है। वो मैंने यहाँ पे लिखा भी था लास्ट में, ठीक, यहाँ मैंने लिख दिया। HTML से नहीं क्लास स्टार्ट? ये HTML ही इसकी क्लास स्टार्ट हुई है। वैसे आप को मैं यही बता रहा हूँ, बाकी बच्चों को भी यही बता रहा हूँ कि जब आप लोगों के साथ लेक्चर्स अपलोड होके शेयर किए जाएंगे, जो स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स हैं, वो आप लोगों ने एक दफा देख लेने हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या बात हो रही है, ठीक है, वो आप लोगों ने देखने हैं लाजमी। HTML भी बता रहा हूँ मैं, इसमें HTML भी लिख रहा हूँ मैं साथ साथ, ये मैंने HTML लिखा हुआ सारा, और साथ में स्टाइल शीट के अंदर जाके स्टाइल्स भी लगाता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक डिजाइन को ट्रांसलेट करने के लिए डिसीजन लिया। इस डिजाइन को मैं ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को भी सबको इंडिविजुअली सबको अलग अलग डिजाइन असाइन होंगे, उसी के ऊपर आप लोगों ने भी काम करना होगा। सबके अलग अलग डिफरेंट डिजाइन होंगे, मेरे वाले डिजाइन पे आप लोग काम नहीं करोगे, ठीक है। आप लोगों को जब अलग अलग सेपरेट डिजाइन होंगे और उसको आपने बिल्ड करना होगा, तो आप लोगों ने मेरी वाली CSS से भी हेल्प ले लेनी है और AI टूल से भी हेल्प लेनी है आपने। तो मैंने ऐड कर दिया जी यहाँ पे फ्रॉम द टॉप, 1 REM is equal to 1 REM is equal to 16 पिक्सल। ये 16 पिक्सल के इक्विवेलेंट है। REM इक्विवेलेंट है हमारे 16 पिक्सल बेस यूनिट के। और मैंने टॉप से ऐड कर दिया, अभी भी स्पेस और ऐड करनी है मैंने। अगर मैं डिजाइन में देखूं, यहाँ पे देखो डिजाइन में, तो डिजाइनर ने ज्यादा स्पेस ऐड की, तो मैं स्पेस मजीद इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे 2 REM कर देता हूँ। और जब मैं रीलोड करूंगा, मैं यहाँ से जाके रीलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल R से भी डायरेक्ट आप रिफ्रेश कर सकते हो, पेज को रीलोड कर सकते हो। तो वो इम्प्लीमेंट हो गया। और मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखता हूँ यहाँ पे क्रोम डेव टूल के अंदर हमारे पास बिल्ट इन डेव टूल के अंदर हमारे पास क्रोम के अंदर एक बिल्ट इन टूल्स का डेव टूल का ऑप्शन होता है। वो जब हम वेब पेज बना रहे होते हैं तो वो बार बार हमें ओपन करके उसको देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, ताकि जो चीज हम बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, वो इफेक्ट हो भी रही है कि नहीं ब्राउजर के अंदर। क्योंकि ब्राउजर में ही जो चीज हम बनाएंगे वो तो कस्टमर ने तो ब्राउजर में ही देखनी है ना, क्लाइंट ने तो ब्राउजर में ही देखनी है, क्लाइंट ने, कस्टमर ने, यूजर ने। तो हमने भी उस चीज को क्रॉस चेक रखने के लिए हमारे पास क्रोम ब्राउजर के अंदर डेव टूल का ऑप्शन होता है। दिस इज द डेव टूल। ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ से जाके ये भी नजर आ रहा होता है हमें, मोर टूल्स। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डेव टूल, डेवलपर टूल, डेव टूल। ये हमें हेल्प आउट कर रहा होता है हमारे वेब डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्मूथली, फास्टली हम काम कर सकते हैं, स्मूथली रन कर सकते हैं। और अभी मैं उसी को इंस्पेक्ट एलिमेंट किया मैंने, तो हेडर के टैग के अंदर अभी राइट नाउ जो मैंने हेडर के HTML टैग के अंदर जो मैंने स्पेसिंग ऐड की है विद इन माय कस्टम स्टाइल डॉट CSS, वो यहाँ पे जाके मुझे नजर भी आ रही है। यहाँ से मैं जाके इसको सेट भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ वैल्यू। ये सेव नहीं होगा, ये सिर्फ मैं अपने देखने के लिए, फ्रंट एंड पे देखने के लिए कि नजर किस तरह से आ रहा है, क्या ये वही स्पेसिंग है जो डिजाइन के मुताबिक है, तो वो मैं देखने के लिए इसको कम ज्यादा करके चेक कर भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे लाइव चेंज करूंगा तो वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ आप लोगों को इसका इफेक्ट भी ब्राउजर में उसमें नजर आ रहा है विंडोज स्क्रीन पे, लेकिन ये सेव नहीं हो रहा। इसको सेव करने के लिए मुझे ये वैल्यू चेंज करके इसको कॉपी पेस्ट भी करना पड़ेगा style.css के अंदर। और ये 64 के इक्विवेलेंट है, 1 REM इक्वल टू द 16 पिक्सल ऑफ बेस यूनिट। और जब मैंने 4 वैल्यू किया, 4 REM किया, तो वो मल्टीप्लाई हो गया 16 से, तो आंसर आया 64। ये क्रोम ब्राउजर का लेटेस्ट फीचर भी देख रहे हो आप कि वो आपको उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू भी दिखा रहा है। ये जितना भी आपका स्ट्रक्चर है कन्वर्ट हो गया है, 16 REM मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 64 पिक्सल। और ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यू नजर आ रही है मुझे फॉर द राइट नाउ। मैंने उसी को फाइनलाइज किया, 4 वैल्यू वहां पे डिसाइड हुई और उसी को मैंने फाइनलाइज किया। अब जब मैं रीलोड करूंगा तो वो तब सेव हो गया, अब वो सेव हो गया। अदरवाइज अगर मैं उसको बगैर ही रिफ्रेश कर देता तो वो वापस रिवर्ट कर देता, 2 REM पे ले जाता। एक चीज और हम क्या नजर आ रही है मुझे, वर्टिकली मिडल में भी लेकर आना है इसको। वर्टिकली इसके लोगो के वर्टिकली मिडल में, नैब के कंपोनेंट को वर्टिकली मिडल में लेकर आना है मैंने।
ये है, ये आ गया जी मेरा स्ट्रक्चर। लोगो को हमने क्या कर दिया था जी? हाँ जी, लोगो को हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया था। रीजन जी अबू बकर बच्चे, एनी आइडिया पोजीशन एब्सोल्यूट क्यों किया मैंने? लास्ट टाइम भी कर दिया था मैंने, क्वेश्चन नहीं किया था। आज मुझे थोड़ा सा मौका मिल रहा है क्वेश्चन करने का, वैसे मौका तो नहीं। चले, कोई समझ आ रही है क्यों सेंटर में उसको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट क्यों किया? मैंने हिंट भी दे दिया, सेंटर में करने, सेंटर अलाइन करने के लिए पोजीशन एब्सोल्यूट का इस्तेमाल किया मैंने, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में करने के लिए। क्यों? डिजाइन में ऐसे डिजाइनर ने ऐसे बनाया सेंटर अलाइन करना। या थोड़ा सा आप देखो तो उसने लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा पिक्सेलेट, उसको जो पिक्सल हो रहे हैं वो लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, उसके जो पिक्सल्स हैं मूव कर किए हैं उसने लेफ्ट साइड। उस चीज को मैं एक और तरीके से भी हैंडल कर सकता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद लेफ्ट और राइट से मैंने दो वैल्यूज का कॉम्बिनेशन ऐड किया विद, और उसके साथ मैंने विड्थ ऐड कर दी 5 REM। पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट राइट, मार्जिन 0 ऑटो, एक्स एक्सिस 0 ऑटो, विड्थ ऐड कर दी, सेंटर लाइन हो गया। अब मैंने उसको मूव करना है, स्लाइटली मूव करना है फ्रॉम टू द लेफ्ट, स्लाइटली मूव करना है टू द लेफ्ट एज पर द डिजाइन रिक्वायरमेंट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक जो एक CSS अवेलेबल है उसका मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट। जैसे ही ये मैंने यूज किया तो मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, इसको स्लाइटली डिप मूव करने के लिए, लेफ्ट साइड पे मूव करने के लिए स्लाइटली मूव करना मैंने अराउंड % में मैं कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस, पहली वाली वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस को कैटर कर रही होगी, ठीक है। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 50%, तो ये मैं इसी वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जो मैंने फाइनल कर लिया है ब्राउजर के अंदर, और मैं यहाँ पे जाके उसको पेस्ट ऑन कर देता हूँ फॉर द लोगो। ये मैंने लोगो के लिए चेंज किया। इन चीज़ों का मुझे पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक लेवल की चीज़ें मुझे पता होना चाहिए चीज़ों का। साइंस के लिए हम जब काम कर रहे होते हैं बेसिक बेसिक लेवल की चीज़ें, नर्सरी क्लास लेवल। अब मैंने क्या करना है जी, वर्टिकली मिडिल में अलाइन करना है। इसको मैं मेन हाइट दे देता हूँ एक, और मेन हाइट में इक्विवेलेंट कर देता हूँ जितनी लोगो की है, अराउंड 90 पिक्सल। राइट नाउ वो मुझे बता रहा है विड्थ 80 पिक्सल है और हाइट जो है वो 90 पिक्सल है। मैं यहाँ से आप लोगों को ये इधर से कंप्यूटर में जाएंगे तो ये भी बता रहे हैं आपको, देखो 80 मल्टीप्लाइड बाय 90, इसका मतलब है कि विड्थ 80 पिक्सल है और हाइट 90 पिक्सल है इसकी। ये इसका बॉक्स मॉडल है, ये सारे का सारा, हर एलिमेंट का HTML के हर एलिमेंट का बॉक्स मॉडल आपको कंप्यूटर टैब में मिल जाएगा। और इसको मैंने क्या करना है जी, मैंने इसको मिन हाइट देनी है फॉर माय हेडर, जहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है इसी के अंदर मैंने इसको, इसी वाले कंटेनर को मैंने एक मिन हाइट दे देनी है या हाइट दे देनी है, मिन हाइट या हाइट। और उसके बाद मैंने वर्टिकली मिडिल अलाइन करना है, इसी लोगों के बिल्कुल वर्टिकली मिडिल में लेकर आना है इस नेविगेशन। तो जब मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा जी डॉट कंटेनर, क्योंकि मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली हेडर HTML का जो टैग है उसके अगेंस्ट कंटेनर की जो डिव लगी हुई है उसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने जाके सिंपलीफाई कर लिया, स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए मैंने हायरार्की मेंटेन रखी CSS के अंदर, और अब मैं उसी पे जाके वैल्यू ऐड कर देता हूँ हाइट, हाइट या मेन हाइट, हाइट में लगा देता हूँ यहाँ पे 90 पिक्सल। सेव करते हैं जी वैल्यू, और जैसे ही मैंने कंटेनर को 90 पिक्सल किया तो उसने इसको पहले यहाँ तक ये आ रहा था, ठीक है ना, जैसे मैंने 90 पिक्सल किया था वो उसने उसको बिल्कुल इक्विवेलेंट कर दिया अकॉर्डिंग टू द लोगो। और इसमें एक और वैल्यू मैंने ऐड कर देनी है जी, दूसरी वैल्यू मैंने कौन सी ऐड करनी है, इसी के अंदर जहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स, डी फ्लेक्स मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट एंड, ये मैं क्लासेस कंबाइन करता जा रहा हूँ, ग्रुप करता जा रहा हूँ। CSS की क्लासेस HTML के टैग के ऊपर, div के HTML के टैग के ऊपर CSS की क्लासेस जो हैं ग्रुपिंग होती जा रही है, ग्रुपिंग होती जा रही है। कंटेनर, dflex, जस्टिफाई कंटेंट एंड, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ग्रुपिंग कर रहा हूँ। और ये मैंने जेनेरिक CSS यहाँ पे लास्ट टाइम जो लिख भी दिया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था, मैंने एक जेनेरिक CSS का ब्लॉक मैंने लिख रहा हूँ मैं CSS के अंदर। तो मैं यहीं से जाके उसको ऐड करता हूँ, ग्रुप करता हूँ। सबसे पहले एक क्लास में और ऐड कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ आइटम अलाइन सेंटर।
ठीक है, अलाइन आइटम। और ये क्लासेस जो हैं आगे चल के जो आप लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ना है ना, तो मैं उसी से रिलेटेड भी रख रहा हूँ इन क्लासेस के नेम, ताकि आप लोग जब बूटस्ट्रैप पे स्विच करो तो आप लोगों को मसला ना हो। कस्टम सीएसएस के अंदर भी हम उसी तरीके से उसी पैटर्न में क्लासेस भी बना रहे हैं, और इसी से मिलती जुलती क्लासेस जो है वो टेलविंड के अंदर भी बनेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें इंटरलिंक हैं सारी चीजें। और इसमें आप लिख रहे हो सीएसएस, वरना जब आप टेलविंड में और बूटस्ट्रैप में काम कर रहे होगे तो आपको क्लासेस नहीं लिखनी पड़ेगी, कस्टम सीएसएस नहीं बनानी पड़ेगी, जस्ट आप बिल्ट इन क्लासेस का इस्तेमाल करते चले जाओगे और आपका स्ट्रक्चर बिल्ड होता चला जाएगा क्विकली। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी आइटम अलाइन आइटम सेंटर, हमें जो वैल्यू ऐड करनी है वो हम यहाँ पे ऐड कर लें। यहाँ पे लिखता हूँ जी मैं जाके अलाइन आइटम सेंटर। तो जैसे ही मैंने अलाइन आइटम सेंटर की वैल्यू दी तो उसने बिल्कुल जो लोगो आ रहा था ना मेरा, जो लोगो 90 पिक्सल का, उसके वर्टिकली वाई एक्सिस वाइज, वर्टिकली वाई एक्सिस वाइज उसने मिडिल में डिस्प्ले कर दिया मेन्यू को, नेविगेशन को, मेन्यू को, नैव के टैग को, HTML के नैव के टैग को। और वो क्यों कर रहा हूँ मैं सब कुछ इतना बड़ा मैंने क्यों जमाया हुआ है रंग, वो इसलिए कि डिजाइन मिला हुआ है मुझे, इसके बदले मुझे डॉलर्स में पैसे मिल रहे हैं यार, इम्पोर्टेंट बात है, समझा गया। और ये आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि आप सब बच्चे जब हम ये काम कर रहे हैं तो आप लोग क्यों पीछे रहे, आप लोगों ने ये काम करना कॉन्फिडेंटली। कोई रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने ज्वाइन किया एक कंपनी, वहाँ पे वो 25,000 पे वो जॉब स्टार्ट हुई है उनकी माशाल्लाह। तो अगर वो जॉब कर सकती है तो यार आप लोग भी कर सकते हो, मतलब आप लोग और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग क्लाइंट पे डील करो। आप लोगों ने इन चीज़ों को ज़रा फोकस रखना। इस कोर्स को करने का मकसद ये आप लोगों को इस पोजीशन पे लाया जाए कि आप लोग इन तमाम चीज़ों को इजीली मैनेज कर सकें। फॉन्ट वेट को मैं बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, फॉन्ट वेट को मैं बोल्ड कर लेता हूँ। राइट नाउ फॉन्ट वेट रेगुलर है, ये जो आप लोग देख रहे हो इसको हम फॉन्ट वेट रेगुलर बोलते हैं, सीएसएस के अंदर फॉन्ट वेट रेगुलर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको HTML के जो मैंने टैग्स यूज किए हैं ULLI का, अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो मैंने टैग यूज किया हुआ है, एंकर टैग, और मेन जो पेरेंट टैग है वो नैव का टैग मैंने यूज किया है इस वाले कंपोनेंट को बनाने के लिए, नेविगेशन वाले कंपोनेंट को बनाने के लिए। अब मैं उसी के अगेंस्ट CSS लिख लेता हूँ, माइनर CSS लिख लेता हूँ, और to make the text bold as per the design। हम चेक कर लें एक दफा डिजाइन में कि डिजाइनर ने उसका जो फॉन्ट वेट है वो क्या रखा हुआ है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था आप लोगों को, टूल प्लेटे होता है आपके पास, फोटोशॉप में भी होता है और ये फोटोपिया के अंदर भी होता है, यहाँ पे जाके ये, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो ये आप लोगों को क्या है, टूल प्लेटे आप लोगों को फोटोशॉप में भी ऐसे ही मिलेगा, ऑलमोस्ट मिलता जुलता मिलेगा। और जो टूल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं वैसे ही आपको फोटोशॉप में भी नजर आएंगे, आप लोगों ने फोटोशॉप में ही काम करना है, ठीक है। ओके, मैं इसे करता हूँ जी एक्सपेंड वापस, ये टूल्स सर ये आप काम किस पे कर रहे हैं? फोटोपिया के अंदर बेटा, ये है फोटोपिया, ये एक लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, इसको आप लोग भी यूज कर किया हुआ मैंने, ठीक है। अभी जस्ट मैं जो लास्ट लिंक शेयर किया ना, ये देखिए फोटोपिया मैंने लिंक शेयर नहीं किया। आप लोगों ने फोटोशॉप इंस्टॉल करनी है, आप लोगों ने गेट इनटू पीसी में जाके फोटोशॉप इंस्टॉल करनी है, उसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है। आप लोगों ने काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, फोटोशॉप इंस्टॉल करनी है और उसमें काम करना है। फोटोपिया इज अ सेकेंडरी ऑप्शन, प्राइमरी ऑप्शन आपने फोटोशॉप में काम करना है। फोटोशॉप बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस होगा, जब आप लोग इंस्टॉल कर लोगे बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस होगा। अच्छा जी, हम चेक करना चाह रहे हैं राइट नाउ, इसमें से मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट टूल मैंने सेलेक्ट किया टूल प्लेटे में से, और जब मैंने क्लिक किया इस टेक्स्ट के ऊपर, मैं देखना चाह रहा हूँ कि डिजाइनर ने कौन सा फॉन्ट, जैसे लास्ट टाइम हमने फॉन्ट कहाँ से डाउनलोड किया था, अली रजा बच्चे कहाँ से डाउनलोड किया था फॉन्ट हमने, कौन सी वेबसाइट थी? जी अबू बकर, कौन सी वेबसाइट थी जहाँ से हमने फॉन्ट डाउनलोड किया? फॉन्ट ऑसम से। आपका क्या नाम है बच्चे, ऑनलाइन यूजर कौन है मेरे साथ, क्या नाम क्या आपका? आशिक। आशिक जी। बच्चे आपको पता है फॉन्ट हम यूज करते हैं, कोई ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में कुछ पता है आपको? हाँ जी। हाँ जी, नाम नहीं। नहीं पता, चलें हाँ जी, अबू बकर को याद आ गया, font.google के नाम से। मैंने एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट हम यूज कर रहे होते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, उसको बोलते हैं जी
fonts.google, fonts.google। इसका लिंक मैं दोबारा आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ। ये वो वेबसाइट है जहाँ पे डिजाइनर ने जो भी फॉन्ट यूज किया होता है ना, ये कवर से मैंने नेक्स्ट, अगर भी आपका इरादा बना ना इस कोर्स में एडमिशन लेने का, तो ये सारे सवाल मैंने आपसे भी करने हैं। आज मैं आपको इसलिए बाईपास कर रहा हूँ कि फर्स्ट डे डेमो, वरना मैं तो खींच के रखता हूँ, मैं भी सोने नहीं देता ना, मैं खुद सोता हूँ ना किसी को सोने देता। चलिए बहरहाल आप लोगों ने जरा प्रोएक्टिवली इन चीज़ों को देखना है, अपने अंदर ना हमने जज्ब करना है, तब आएंगी ये चीज़ें। आप लोगों ने बार बार इन लिंक्स को ओपन करके देखना है, इन चीज़ों को यूज करना है, प्रैक्टिकली यूज करना है। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी इन चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज करना है, तभी आप लोगों को कोडिंग करना है। अगर कोडिंग करना चाह रहे हैं, हेजिटेशन हमने खत्म करनी है ना बेसिकली, तो कोडिंग करने की हेजिटेशन तभी खत्म होगी जब आप इन लिंक्स को बार बार ओपन करके देखेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे, डिजाइन को देखेंगे, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। इसी वाली वेबसाइट से जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी शेयर की थी, मैंने आज फिर दोबारा शेयर कर दी है ग्रुप में। इसी वाली वेबसाइट पे जाके मैंने एक अदद फॉन्ट यूज किया था। जी फॉन्ट कौन सा है जी, यहाँ पे जैसे ही मैंने ओपन किया ना, तो यहाँ टॉप में आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे टॉप पे नजर आ रहा है फॉन्ट का नेम, वो है जी रोबोटो कंडेंस। ये आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉन्ट है जो हम वेबसाइट्स के ऊपर यूज कर रहे होते हैं। तो वो मैंने क्या किया था, यहाँ पे जाके मैंने लिखा था सर्च बार में, जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, इनकॉग्निटो में ओपन कर लेते हैं, तो जैसे ही मैंने इनकॉग्निटो विंडो में ओपन किया, तो यहाँ पे आपने जाके उसको सर्च बार में लिखना है। किस चीज को लिखना है, आपने उस फॉन्ट का नेम लिखना है जो डिजाइनर ने डिजाइन में यूज किया है। और वो आपको पता कैसे चला, आपने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया फोटोशॉप में या फोटोपिया के अंदर या फिग्मा में, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और आपको पता चल गया कि अच्छा यार ये वाला फॉन्ट इसने यूज किया है। जब डेवलपर को ये पता चल गया है कि ये वाला फॉन्ट लग रहा है इसमें, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने उस फॉन्ट को इंटीग्रेट करना है विद इन योर वेब पेज using the embedded font, embedded code, embedded structure, embedded आपका code snippet। तो ये मैं यहीं पे लिखता हूँ जाके रोबोटो कंडेंस, ठीक है। जैसे ही मैंने लिखा रोबोटो कंडेंस, तो वो मेरे पास फॉन्ट आ गया। तो इसी तरह से आपने इस फॉन्ट को, और जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, जैसे ही आपने करना है सेलेक्ट करने के लिए गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ब्लू कलर का दिस इज द बटन। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, ऑप्शन आ जाएगा इसको एम्बेड करने का। एम्बेड करने का ऑप्शन कैसे आएगा, इस तरह से गेट एम्बेड कोड, और जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आपके पास कुछ कोड स्निपेट आ जाएगा जो आपने अपने HTML पेज के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, इंटीग्रेट करना है, लिखना है जाके उसको। और वो मैंने ऐसे ही किया था, यहाँ से कोड को कॉपी किया था, कोड स्निपेट को कॉपी करना है, और वो मुझे गाइड भी कर रहा है, बता रहा है fonts.google की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मुझे गाइड कर रही है कि आपने इसको लगाना कैसे है अपने वेब पेज में। मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया एंड देन गो टू माय वेब पेज, और यहाँ पे जाके मैंने हेड टैग में, वो मुझे गाइड कर रहा है embed code in head tag of your HTML, ठीक है, हेड टैग वो हमें मेंशन भी कर रहा है। और ये हमारे हेड टैग यहाँ से यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने ये यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दिया था, लगा दिया था, कॉपी और पेस्ट किया था। इससे पहले इस तरह से स्ट्रक्चर आ रहा था, लेकिन जब मैंने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया तो मेरा स्ट्रक्चर अपडेट हो गया। अब मैंने इस फॉन्ट को अपने वेब पेज के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है, लेकिन अब मैंने इसको डिस्प्ले भी करवाना है अगेंस्ट माय HTML टैग। और राइट नाउ जैसे मैंने आपको बताया, मेरा मेन नेविगेशन का जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से टैग के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, नैव के, UL, LI और एंकर टैग। नैव का टैग सबसे मेन टैग जो है, पेरेंट टैग इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे। राइट नाउ इन माय केस जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो सिलेक्टेड हो गया आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कंपोनेंट हो गया आपका। उसके बाद UL अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड देन LI, ठीक है, LI और फिर एंकर टैग। एंकर टैग मैंने यहाँ पे किस लिए यूज किया है, क्योंकि नेविगेशन के लिए हम पेजेस पे नेविगेट करवाने के लिए एंकर टैग यूज करते हैं HTML के अंदर, नेविगेट करवाने के लिए डिफरेंट पेजेस पे या सेम पेज पे हमने एक सिंगल पेज वेबसाइट बना रहे हैं, हम सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, फनल पेज बना रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लैंडिंग पेज बना रहे हैं, तो एक ही जगह पे हम यूजर को
डिफरेंट सेक्शंस पे मूव करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे डिजाइन के केस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास डिफरेंट सेक्शंस आ रहे हैं। कौन कौन से? द रेस्टोरेंट का सेक्शन आ रहा है, उसके बाद एक और सेक्शन है जी, स्क्रॉल डाउन, व्हाट वी मेक का सेक्शन आ रहा है, उसके बाद एक और सेक्शन आ गया जी, डिलीशियस एंड, उसके बाद एक और सेक्शन आ गया जी, मेन्यू, उसके बाद आ गया जी शेफ का मैं एक। तो ये क्या है, आपके एक पेज के ऊपर डिफरेंट पेजेस पे आप यूजर को नेविगेट करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमें HTML के अंदर एंकर टैग का इस्तेमाल करना होता है। उसी एंकर टैग में मैंने ये स्ट्रक्चर बिल्ड किया था, बनाया था, लिखा था कोड के अंदर। अब मैंने उसी के अगेंस्ट स्टाइलिंग भी करनी है। स्टाइलिंग क्या करनी है, मैंने इसके ऊपर ये वाला जो फॉन्ट अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया है ना, इसको मैंने लगाना भी है, इंप्लीमेंट भी करना है। खाली इम्बेड कर देने से नहीं लगेगा वो, बल्कि आपको जाके स्पेसिफिकली उन टैग्स को टारगेट करना पड़ेगा या जर्नल आपको लगाना पड़ेगा बॉडी टैग के अंदर, जैसे मैंने लास्ट टाइम लगाया भी था। और वो कहाँ पे यूज किया जी, स्टाइल डॉट CSS में चलते हैं हम, और यहाँ पे हमने बॉडी टैग में जो ये फॉन्ट है ये वाला यूज किया हुआ है डिजाइनर ने, वो मैंने ये ऐड कर दिया। बाकी मैंने अलग अलग सेपरेट कर दिया था। कहाँ पे किया था जी सेपरेट? फॉर द टाइटल टैग्स, जो कि हमारे टाइटल टैग्स होते हैं HTML के अंदर, जो टाइटल टैग्स हम यूज कर रहे होते हैं, H1 H2 अप टू H6, H1 से लेके H6, 6 लेवल्स होते हैं टाइटल टैग्स के लिए, हेडिंग टैग्स के लिए। टाइटल टैग्स के लिए हेडिंग मतलब ये जो आप देख रहे हो ये हेडिंग है आपकी, मेक अ रिजर्वेशन, दिस इज द हेडिंग। इसी तरह से मैं अगर टॉप हमारा जो इंट्रो बैनर है सर अगर हेडिंग 6 से ज्यादा हो तो? 6 से ज्यादा हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। अच्छा जी, उसके लिए मैं जो साथ ही इसके बाद मैं बताता भी हूँ अक्सर, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। आप अपने वेब पेज में H1 का टैग एक मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और एक मरतबा क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, अली रजा याद है क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? जी अबू बकर, गूगल पेज स्पीड, बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक डिपार्टमेंट होता है हमारा। जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें जो SEO वाला बंदा होता है उसकी तरफ से रिकमेंडेशन होती है कि हमने वेब पेज में H1 का टैग एक मरतबा इस्तेमाल करना है, ठीक है? उससे हमारी जो पेज की रैंकिंग है वो बेहतर होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपका जो ये वाला जो बंदा है टीम में, SEO वाला बंदा है, वो आपको गाइड कर रहा होता है एज अ डेवलपर कि आपने वेब पेज में H1 का टैग एक मरतबा रेंडर करना है। HTML लिखते हुए H1 का टैग आपका एक मरतबा रेंडर होगा, बाकी टैग्स आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। आई थिंक मेरे में आशी आपको आंसर मिल गया होगा। आप बाकी टैग्स मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, H2 H3 H4 या H5 अच्छा अच्छा, या H6। ओके। और इसमें आप लोगों को जो तरतीब है उसका ख्याल ये रखना होता है, जैसे डिस्कवर अ न्यू लेवल ऑफ टेस्ट, ये H1 की हेडिंग अगर मैंने डिफाइन कर दी है, लिख भी दी है, राइट नाउ मैं कोड में जाके देखूं HTML के अंदर तो ये लिखी भी हुई है यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम ये सेक्शन जब क्रिएट किया था तो H1 लिख दिया है। अब जब मैं नेक्स्ट सेक्शन बनाऊंगा तो मैं H1 का टैग यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एक मरतबा यूज कर लिया है। अब जब मैं नेक्स्ट सेक्शन, कौन सा वाला सेक्शन बनाने लगा हूँ, द रेस्टोरेंट का सेक्शन बनाने लगा हूँ, तो इसमें जो ये टाइटल आ रहा है इसके लिए मैं H2 के टैग का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है? H2, और H2 जो है मैं रिपीट भी कर सकता हूँ। इसके बाद जो आने वाला सेक्शन है उसके लिए भी मैं H2 रिपीट कर सकता हूँ। सीक्वेंस मेंटेन रखूंगा, सेक्शन का टैग, कंटेनर का डिव, आपका H2, और फिर उसके बाद पैराग्राफ। सीक्वेंस मेंटेन रखना है आपने हर सेक्शन के। सेक्शन टू सेक्शन कोडिंग करने के लिए, इसको सिमेटिक कोडिंग भी बोलते हैं, इसको सिमेटिक कोडिंग भी कहते हैं। सिस्टमैटिक वे में काम कर रहे होते हो आप, सिमेटिक कोडिंग भी बोलते हैं। और ये रिकमेंडेशन आपको गूगल पेज स्पीड, जो ऑलरेडी एक हमारे पास टूल मौजूद है गूगल पेज स्पीड के नाम से, ये जी गूगल पेज स्पीड इनसाइट, ये इसका लिंक भी दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, लास्ट टाइम भी शेयर किया था। जब हम अपना वेब पेज बना लेते हैं और डिप्लॉय कर देते हैं तो फिर हम उसको चेक कर सकते हैं गूगल पेज स्पीड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसकी एनालिटिकल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हमने जो कोडिंग की है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक की है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। अगर नहीं किया, लेट्स सपोज अगर नहीं किया, तो ये वाला टूल हमें हेल्प करता है कि आप अपनी कोडिंग को स्टैंडर्ड्स के ऊपर लेके जाएं, बेहतर से बेहतर करें, ताकि आपकी वेब पेज की जो परफॉर्मेंस है, लोडिंग स्पीड हो गई, उसका कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो गया, उसका डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर
बिहेवियर हो गया, स्ट्रक्चर लेआउट हो गया, वो सारी चीज़ें आपको हेल्प कर रहा होता है ये टूल, गूगल पेज स्पीड का टूल है। और जब हम गिटहब के अकाउंट को बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जीमेल अकाउंट और आपका गिटहब का अकाउंट क्रिएटर वर्सल का अकाउंट कनेक्ट हो जाता है गिटहब के अकाउंट से, ऑटो सिंक हो रहा होता है, तो आप जो भी काम करते हो गिटहब पे ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है वर्सल के ऊपर। ये सारा सीक्वेंस आपस में कनेक्टेड है। चीजें मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आने लगे कि ये चीजें हैं क्या, चलती कैसे, वर्कआउट क्या हो रहा है, अपने जहन में आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी ULLI और एंकर टैग के अगेंस्ट ना मैं जाके ये वाला फॉन्ट, जो फॉन्ट यूज किया हुआ है डिजाइनर ने, वो मैंने ऐड करना है। वो फॉन्ट एम्बेड करने के बाद वो फॉन्ट आपने स्पेसिफिकली टारगेट भी करना है। और ये देखिए मैंने लास्ट टाइम उसी चीज को, जो मैंने जितनी चीजें बताई हैं आपको कोड के अंदर कैसे लिखी है स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर, नैव का टैग ULLI और उसके अंदर एंकर टैग को मैं टारगेट कर रहा हूँ, और फॉन्ट फैमिली जो प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूँ, सीएसएस की जो प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूँ वो है फॉन्ट फैमिली की, फॉन्ट फैमिली रोबोटो कंडेंस्ड, जो फॉन्ट हमने बनाया वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया, एम्बेड किया, और उसका उसी का कोड भी यहाँ पे वो मुझे बता भी रहा है कि आप कैसे कर सकते हो। इस वाले एम्बेडेड कोड को अपनी सीएसएस में इनकॉर्पोरेट करना है आपने, तो आपने कैसे करना है, ये वाला जो नेम है ना अपने फॉन्ट फैमिली, वो आपने लिखना है जाकर, जैसे कि इन्होंने लिख के आपको एग्जाम्पल दे के बताया है। तो इसमें से मैंने ये वाली लाइन कॉपी की थी, दिस लाइन, मेरे केस में मेरी रिक्वायरमेंट ये है, और रिक्वायरमेंट का मुझे कैसे पता चल रहा है, मुझे डिजाइन से पता चल रहा है। डिजाइन आपको ऐसे उंगली पकड़ के चला रहा है डिजाइनर कह रहा है अपना रुख आप लेफ्ट कर दें तो लेफ्ट कर लेना है आपने, आपने राइट कर दे राइट, लेकिन आपकी जो एक कॉमन सेंस है ना उसको आपने बंद नहीं कर देना। डिजाइनर अगर गलत कह रहा है तो उसको बताना नहीं है कि भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, या अगर वो जो भी आप लोग स्ट्रक्चर चल रहा है आपने उसको राइट भी करना है। यानी कि जो डेवलपर होता है ना, ये होता है गेम चेंजर। गेम चेंजर मतलब सीईओ लेवल का बंदा होता है। डेवलपर कहता है ना नहीं ऐसे नहीं होगा तो वो नहीं होता। सीईओ डिसीजन एक्सेस लेवल होता है ना, सीईओ लेवल का बंदा होता है। डिजाइनर, हालांकि डिजाइनर कह रहा है कि नहीं ऐसे करना है, लेकिन क्योंकि डेवलपर है और वो वही जो भी डिप्लॉय करेगा कस्टमर ने वही देखना है। डिजाइनर ने जो कहा है वो तो सिर्फ बातें की हैं, डेवलपर होता है असल गेम चेंजर। तो आपका जो लेवल है ना वो सीईओ लेवल के बनने हैं, आप लोगों ने इसको भी ध्यान में रखना, प्रो लेवल के बनने हैं। तो अच्छा जी मैंने लगा दिया जी फॉन्ट फैमिली, मैंने फॉन्ट की जो प्रॉपर्टी है वो मैंने ऐड कर दी सैंस सेफ। ये आपका क्या कर रहा होता है, आपका जो फॉन्ट का जो स्टाइल है उसको स्मूथ कर रहा होता है एजेस। फॉन्ट लगाने के बाद जब मैं आऊंगा यहाँ पे वेब पे, और यहाँ पे आने के बाद इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं देख रहा हूँ कि ये लग गया रोबोटो कंडेंस, और आगे उसकी जो भी मैंने कलर ऐड किया था, कलर भी मैंने वहीं से निकाला था। कलर कैसे निकाल सकते हो आप, कलर प्लेटे से, कलर प्लेटे यहाँ से टॉप में भी नजर आ रहा है आपको, ये कलर कौन सा लग रहा है, ये दिस इज आवर ब्रांडिंग कलर। पूरे वेब पेज के अंदर इसी कलर टोन के अंदर सारी चीजें चल रही हैं। ये बटन का कलर हो गया, ये बैकग्राउंड कलर हो गया, और भी मल्टीपल जगहों पे, ये देखो टाइटल का कलर, सब जगहों पे आपको मल्टीपल जगहों पे ये कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये क्या होता है हमारा ब्रांडिंग कलर, प्राइमरी कलर भी बोलते हैं, तो ब्रांडिंग कलर भी कहते हैं, थीम कलर्स भी बोलते हैं। जब आप किसी डिजाइन पे काम कर रहे होते हो, और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनल किस्म के डिजाइन के साथ काम कर रहे हो, तो वो आपको एक अलग से फाइल क्रिएट करके देगा, जिसको बोलेंगे स्टाइल गाइड, जिसको बोलेंगे स्टाइल गाइड। उसमें वो आपको बताएगा कि इस वेबसाइट के अंदर ये कलर जो इस्तेमाल किए हैं मैंने, उसके डिफरेंट हेक्साडेसिमल कोड, उसके सामने उसके कलर और डिटेल्स मेंशन करेगा वो आपको। वो इस फाइल के अलावा होगी, ये जो फाइल में देख रहे हो ना, ये जो फाइल है लैंडिंग पेज वाली या होम पेज की फाइल है, वो इस फाइल के अलावा एक फाइल होगी, बोलेंगे स्टाइल गाइड, स्टाइल गाइड, यूआई गाइड, स्टाइल गाइड। वो डेवलपर्स के लिए बनाई जाती है, हमारे लिए बनाई जाती है, ताकि हम उसको देख के और अपने स्ट्रक्चर को लिख सकें, बिल्ड कर सकें, राइट डाउन कर सकें विद इन द कोड। यहाँ पे मैंने वो कलर ऐड कर दिया RGBA। मैंने आप लोगों को कलर लिखने के 3 तरीके, बेसिक लेवल के तरीके दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक होता है हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू। जैसे ही मैंने कलर पिकर ओपन किया ना यहाँ पे, तो आप लोगों को एक वैल्यू नजर आ रही है। कौन सी वाली वैल्यू, ये वाली जो ये नजर आ रही है, 6 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू, 6 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू हेक्स
वैल्यू, हेक्स डेसिमल वैल्यू भी बोलते हैं इसको, और ये हम यूज करते हैं विद इन द CSS। विद इन द CSS ये वाला जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है कलर पिकर का, इसमें जो ये आपको ऑप्शन मिल रहा है ना जिसमें हेक्स डेसिमल वैल्यू आ रही है, ये आपको कलर कॉम्बिनेशन ऐड करने में आपके स्टाइल शीट में आपको हेल्प कर रहा है, स्टाइल शीट में, क्योंकि हमने यही वैल्यू ऐड करनी है कहाँ पे, विद इन आवर स्टाइल शीट। और ये दूसरा वाला जो कलर मैंने लिखा है RGB कलर होता है रेड ग्रीन ब्लू। हमारे वेब पेजेस के अंदर, वेब पब्लिशिंग के अंदर जो कलर्स का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं वो रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से बनता है। तीन बेसिक कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। R स्टैंड फॉर रेड, G स्टैंड फॉर ग्रीन, B स्टैंड फॉर ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। इन तीन कलर्स के कॉम्बिनेशन से ही तमाम कलर्स बनते हैं। तो उनकी वैल्यूज होती हैं डिफरेंट, और वो 0 से 255 के दरमियान होती है, 0 से 255। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये जितने मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग CSS में ये वैल्यूज दे रहे होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चलता क्या है, बैकएंड पे क्या चल रहा होता है। तो रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन से जो इस कलर के लिए जो हमारा थीम ब्रांडिंग कलर है, उसमें जो उसका कलर का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो वैल्यूज बन रही हैं, वो रेड के लिए जो वैल्यू आ रही है वो है 0, ग्रीन के लिए जो वैल्यू आ रही है 58 है, और लास्ट में ब्लू के लिए जो वैल्यू आ रही है वो 58 है। विद कॉमा सेपरेटर लास्ट में एक वैल्यू मैंने लिखी है 1। ये हमारा होता है अल्फा ओपेसिटी, RGBA। ए के अंदर ये जो है ना लास्ट जो हमारा डिजिट अल्फाबेट आ रहा है ए, ये है अल्फा ओपेसिटी। अल्फा ओपेसिटी होती है आपका जो कलर है ना उसको फेड इन और फेड आउट करना। लेट्स सपोज इसको मैंने 0 कर देता हूँ ना, तो उसका जो कलर है वो खत्म हो जाएगा, इसका जो नेविगेशन का कलर है वो रिमूव हो गया, जो लिखा हुआ था वो फेड इन एंड फेड आउट, फेड इन एंड फेड आउट। तो मेंटेन कर रहे होते हैं CSS के जरिए, कंट्रोल कर रहे होते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। और वो मैंने 1 रखा है, मतलब वो 100% पे डिस्प्ले करे, यानी कि उसके अंदर कोई कमी पेशी ना लेकर आए, उस कलर के ऊपर कोई कमी पेशी ना हो, बल्कि वो 100% ऐसे ही डिस्प्ले कर दे जैसा वो कलर है। और वो कलर मुझे कहाँ से पता चला है, मुझे फोटोशॉप डिजाइन में से जाके मैंने देखा है, टेक्स्ट टूल लेके कलर पिकर के अंदर जाके मुझे पता चला कि शायद ये वाला कलर, और वो कलर कहाँ है जी, वो ये कलर पिकर, और ये वो कलर है 0, 58, 58, ये वैल्यूज दी नहीं है मैंने। कलर ये वाला है हमारा, डार्क ग्रीन कलर है, और दिस वेबसाइट थीम ब्रांडिंग कलर एज अ डार्क ग्रीन। तो ये मैंने ओके कर दिया, यहीं से वो वैल्यू ली है। आप हेक्स डेसिमल वैल्यू भी लगा सकते हैं। आप कह रहे हो यार भाड़ में जाएगा, RGB दिमाग की दही, मैं नहीं यूज करना चाह रहा, तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये वाली वैल्यू हेक्स डेसिमल वैल्यू 6 डिजिट हेक्स डेसिमल वैल्यू कैन आल्सो बी यूज्ड विद इन द CSS। उसके लिखने का तरीकेकार डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है। हैश के साइन के साथ आप स्टार्ट करते हैं, और उस वैल्यू को जो मैंने यहाँ से किया कॉपी, इसको मैंने किया कॉपी, एंड देन विद इन द CSS मैंने उसको कर दिया पेस्ट विद स्टार्टिंग हैश। हैश के साइन के साथ आपने उसको पेस्ट कर देना है, इस वैल्यू को पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ये सेम वही कलर है जो मैंने अभी RGBA कलर जो लिखा था, RGB कलर रेड ग्रीन ब्लू के जो कॉम्बिनेशन से बन रहा था, ये उसी की सप्लीमेंट, सेम वही ऑल्टरनेट वैल्यू है विद द हेक्स डेसिमल वैल्यू। और इसी चीज को आप डायरेक्टली कलर का नेम भी रख सकते हैं, नेम भी लगा सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट इस कलर का नाम पता है ना, वेब के अंदर पब्लिशिंग के अंदर, वेब पब्लिशिंग में तमाम कलर्स के नेम है, लिस्ट है पूरी, आप उसको भी एग्जैक्टली नाम में लिख सकते हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने ग्रीन कलर यूज करना है, तो मैं ग्रीन लिखूंगा तो वो ग्रीन कलर लगा देगा। येलो यूज करना है तो वो येलो यूज करूंगा, इंग्लिश के वर्ड लग रहा है नर्सरी क्लास के बच्चों में ड्राइंग क्लास। जी बिल्कुल, नमाज पढ़ी कर, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो जी, 1 बाय 1 पिंक आ गया जी, पिंक, ठीक है, रेड, ये सारे कलर आप जो हमारे इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वैसे भी दे सकते हो, और वो इन तमाम कलर कॉम्बिनेशन की एग्जैक्ट वर्डिंग आपको मिल भी जाएगी नेट पे। लेकिन राइट नाउ मैंने दो तरीकों से आपको कलर देने पे ज्यादा फोकस करवाया है, वो है एक RGB वैल्यू और दूसरा हेक्स डेसिमल। तो मैं अभी के लिए मैं हेक्स डेसिमल वैल्यू ऐड कर देता हूँ विद द साइन ऑफ हैश। आई एडिट द कलर, रीलोड। तो जैसे मैंने रीलोड किया तो उसका कलर जो RGB कलर आ रहा था, अब उसकी जगह पे हेक्स वैल्यू आ गई, हेक्स डेसिमल वैल्यू, इसकी बात कर रहा हूँ। और जैसे ही वैल्यू आ गई, अब मैंने इसका जो फॉन्ट वेट है वो क्या रखा हुआ है, डिजाइनर ने बोल्ड रखा हुआ है। यहाँ पे देखें, इसी के आगे जहाँ पे कलर उसका फॉन्ट नेम आ रहा था, उसके आगे उसका फॉन्ट वेट भी आ रहा है, वेटेज होते हैं।
CSS के अंदर हम उसको कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, फॉन्ट वेट रखना है हमने। बोल्ड जो है वो इक्विवेलेंट होता है 700 यूनिट, एक डिजिट है 700 यूनिट। इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंग्लिश का वर्ड है बोल्ड, वो भी लिख सकते हो आप। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए 700 करता हूँ, सेव करता हूँ विद इन द ब्राउजर, रीलोड। जैसे ही मैंने उसको रीलोड किया तो वो जो फॉन्ट वेट है ना उसका उसने अपडेट कर दिया 700, उसका कलर और फॉन्ट फैमिली, तीनों चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो गई एज पर द डिजाइन। लास्ट थिंग जो मुझे डिजाइन में नजर आ रही है वो क्या चीज है, वो मैंने देखना है कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन आप CSS के अंदर कैसे हैंडल कर सकते हो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू अपर केस। जैसे ही मैंने अपर केस किया और रीलोड किया तो वो सारे का सारा उसने उसको अपर केस में कर दिया जैसे डिजाइन में है। हमने डिजाइन को फॉलो करना है, डिजाइन को हम बना रहे हैं तो उसी के मुताबिक उसने वन बाय वन सारी चीजें अपडेट कर दी। पहले कलर लगाया, पहले फॉन्ट फैमिली लगाया मैंने, उसके बाद मैंने कलर ऐड किया, फिर फॉन्ट वेट ऐड किया और अब लास्ट में मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या वो लाइटें एक्स्ट्रा ले लो और वो एक्स्ट्रा लाइटें बंद कर। अच्छा ले लो ना, कट कर लो, कर नहीं करते, लाइट ऑफ करो, मानो से कट करवा लो। नॉट कमिंग। अच्छा जी, उसका तीन चीजों चार चीजों के कॉम्बिनेशन से मैंने एग्जैक्टली जैसे डिजाइन में मेरा जो मेन्यू का एलिमेंट था वो बिल्कुल वैसे ही, और आप लोगों ने भी एज अ डेवलपर ऐसे ही हमने सबने करना होता है, क्योंकि जो भी चीज़ हम बना रहे होते हैं हमने डिज़ाइन को ही मैच करके और फिर उसको डिप्लॉय करके क्लाइंट को बताना होता है कि यार ये चीज़ करना होगी। तो आप लोगों ने भी इसी पैटर्न को, आप लोगों ने वन बाय वन देखते जाना है क्या क्या चीज़ें हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली बनाते जाना है। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी वो आ रही है जी, ऑलमोस्ट इसी के ही अलाइनमेंट को उसने मेंटेन किया, जो हमारा लोगो के अलाइन किया उसने टेक्स्ट जो हमारा टाइटल आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम भी इसी चीज़ को अलाइन करने के लिए इसी के अगेंस्ट कुछ वैल्यूज लिख देते हैं। पहली एक चीज़ जो मुझे नजर आ रही है मेरे डिज़ाइन के अंदर, वो डिस्कवर उसने वाइट कलर में लिखा हुआ है और बाकी न्यू लेवल ऑफ टेस्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में। इसको मैंने करना है जी BR। अच्छा जी, BR का टैग क्या करता है, लाइन ब्रेक लाइन कर देता है, लाइन ब्रेक पीरियड। तो जैसे ही मैंने उसको ऐड किया तो ये डिस्कवर फर्स्ट लाइन में आ गया, बाकी जो डिजाइन के मुताबिक मुझे चाहिए था नेक्स्ट लाइन में होता है, नेक्स्ट लाइन में ऐड कर दिया। फॉन्ट साइज मुझे इसमें डिफरेंट लग रहा है, वो मैं देख लेता हूँ एक दफा। फॉन्ट साइज देखने के लिए मैंने टेक्स्ट टूल ऐड किया, एक्स्ट्रा बोल्ड है और फॉन्ट साइज ऑलमोस्ट 58 पिक्सल है। आप फॉन्ट साइज भी एग्जैक्टली मैच कर सकते हो, बिल्कुल लास्ट तक जो मैंने मेन्यू के अंदर भी बताया ना उसके अंदर भी हम फॉन्ट साइज पहले मैच कर लें, उसके बाद हम टाइटल के ऊपर जाते हैं। इसमें कितना रखा हुआ है, जिसने ऑलमोस्ट 22.92 एक इसमें फॉन्ट साइज रखा हुआ है। तो मैं देख लेता हूँ राइट नाउ कितना आ रहा है जी फॉन्ट साइज मेरा। टेक्स्ट एलिमेंट मैंने फॉन्ट साइज अभी कोई दिया नहीं हुआ, फॉन्ट साइज भी हम दे देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये 16 जो मेरा बेस यूनिट है उसके हिसाब से है। तो मैं इंक्रीज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए फॉन्ट साइज। तो मैं इंक्रीज करने के लिए इसी में एक वैल्यू ऐड करता हूँ और मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज और मुझे ऑलमोस्ट 22 पिक्सल रखना है। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और 22 डिवाइडेड बाय 16 1.375 REM, कॉपी पेस्ट REM। और जब मैंने लेकिन जैसे ही मैंने फॉन्ट साइज इंक्रीज किया ना तो उसने उसको अप्लाई भी कर दिया। बस ये मैं कुछ अलाइनमेंट सेट कर दूं उसके बाद बस आपने जाना तो नहीं है कि अगर मैं एक बार शुरू हो जाऊँ तो मुझे रोकना ज़रा मुश्किल हो जाता है, मुझे बहुत इस हवाले से ना, क्योंकि बहरहाल अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरी चॉइस है वेब डेवलपमेंट, आप लोगों की चॉइस हो जाए तो अच्छी बात है। आप लोग यहाँ तक आए हो इतनी दूर तो हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें अगर अल्लाह ने रिस्क उतारा है आपका तो वो लाजमी आप लोगों को मिलना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश होगी वो मिलना चाहिए। मैं थोड़ा सा ना फॉन्ट साइज कम कर लेता हूँ, आई थिंक ज़्यादा ही हो गया, 20 पिक्सल के अराउंड ले लेता हूँ। 20 पिक्सल के अराउंड ले जाने के लिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ 20 डिवाइड बाय माय बेस यूनिट 1.25 और जैसे ही मैंने 1.25 किया
तो ठीक है, तो ये परफेक्ट हो गया। अब मैं इसका जो फॉन्ट साइज है ना वो अप्लाई कर देता हूँ। डिस्कवर योर टो, उसकी अलाइनमेंट भी सेट कर देता हूँ। अलाइनमेंट प्लस फॉन्ट साइज, दो चीज़ें। अलाइनमेंट, सबसे पहले हम अलाइनमेंट सेट करने के लिए इसको इसकी इक्विवेलेंट लेकर आते हैं, और वो हम कैसे कर सकते हैं जी, हम इंटरनल पैडिंग के जरिए कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इंटरनल पैडिंग हमने देनी है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सेक्शन लगाया हुआ है हमने, सेक्शन का टैग HTML के अंदर हमने जो सेक्शन का टैग हमने यूज़ किया, उसी के अगेंस्ट हमने इसकी जो अलाइनमेंट है हमने पैडिंग के जरिए हम हैंडल कर सकते हैं विद इन द कंटेनर, विद इन द कंटेनर। और ये है जी सेक्शन डिस्कवर अ न्यू लेवल ऑफ, ये हमारा सेक्शन है, और इसके अंदर जो कंटेनर आ रहा है हायरार्की मेंटेन रखते हुए मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इसी कंटेनर को टारगेट करना चाह रहा हूँ, कंटेनर पैडिंग लेफ्ट 5 REM कर लेते हैं, सेव करते हैं, हम चल के देखते हैं ब्राउजर में। अब वो क्या हो रहा है, इंटरनली स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। इस पूरे सेक्शन टैग HTML का जो टैग है उसके इंटरनली जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। आप पैडिंग लेफ्ट भी लिख सकते हो, या मैंने दूसरा आपको तरीका बताया हुआ है वो वैसे भी कर सकते हो। फर्स्ट वैल्यू शुड बी 0 फ्रॉम द राइट, should be 0 from the bottom, should be 0 and from the left it should be 5 REM, या जो और हम इंक्रीज कर लेते हैं ऑलमोस्ट 15 REM कर लेते हैं। तो जैसे जैसे इंक्रीज करता जा रहा हूँ यहाँ तक कि बिल्कुल लोगों के अलाइन करना है मैंने, तो मैं बिल्कुल वही वैल्यू एग्जैक्टली लगा भी सकता हूँ। वो मैं यहाँ पे ही एक दफ़ा वैल्यू टेस्ट करके देख लेता हूँ, जो वैल्यू फाइनल करूँगा मैं वही मैंने शिफ्ट कर दूंगा विद इन द CSS। ये वो कंटेनर है जिसको मैं हैंडल कर रहा हूँ REM की। तो यहाँ से मैंने इसको मूव ऑन कर दिया ये 36 पे जाकर और यहाँ पे जाके मैंने इसको ऐड करना है, ये बॉटम स्पेसिंग ऐड कर लेते हैं हम। ये स्पेसिंग इसको मैं मार्जिन से हैंडल कर लेता हूँ, इसको मैं मार्जिन से हैंडल, मार्जिन बॉटम फ्रॉम द H1 का जो मेरा टैग है उसको मैंने मार्जिन बॉटम दिया। ऐसे कॉल आ रही है अली आपको? चलें बिस्मिल्लाह करें, जाएं, इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी सड़कें वगैरह जो है ना इस साइड पे लग रहा है काफी ट्रैफिक ब्लॉक। हाँ ये आवाज़ आ रही है, ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं सारी, ट्रैफिक डाइवर्जन यहाँ पे हो रही है। तो जैसे ही मैं मार्जिन ऐड किया ना तो वो देखिए नीचे की तरफ ड्रिल डाउन कर दिया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर अली रज़ा, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आप लोगों से कल में और फिर उससे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीक तो ऑफ हो गए हम, उससे नेक्स्ट वीक कल, कल ऑफ नहीं होगा, कल तो आना है, अगले हफ्ते आप लोगों का हफ्ता इतवार ऑफ होगा क्योंकि 9-10 मुहर्रम है, तो वो आप लोगों को मैनेजमेंट की तरफ से ग्रुप करना चाहिए। बस ये कर लें स्पेसिंग, और आप भी चले जाएं, बस थोड़ी सी स्पेसिंग रहेगी बटन के नीचे से। और बहुत शुक्रिया अली रज़ा, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा ये स्पेसिंग मैंने ऐड कर ली और अब मैंने ये स्पेसिंग भी ऐड की और उसको थोड़ा सा आगे भी मूव ऑन करना है। दो लेवल्स मैंने सेट करने हैं, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड मार्जिन फ्रॉम द बॉटम, और वो मैंने पैराग्राफ के टैग के ऊपर करना है। पैराग्राफ का टैग मैंने यूज किया हुआ है फॉर द डिस्क्रिप्शन, कम एंड ईट वेल, दिस इज द डिस्क्रिप्शन। और इसके लिए मैंने ऐड करना है पैराग्राफ का टैग, पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट एंड। पैडिंग सबसे पहले मैं ऐड कर देता हूँ ताकि मैं इंटरनली स्पेसिंग ऐड कर लूँ 5 REM, सेव, ठीक हो गया। ये इसने उसको आगे मूव ऑन कर दिया और अब उसने विड्थ भी कंट्रोल कर सकता हूँ। विड्थ कैसे कंट्रोल करूंगा, यहीं पे पैराग्राफ के टैग के अंदर पैराग्राफ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। HTML के अंदर ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, तो पैराग्राफ जो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसको मैंने कर देना जी अराउंड 300 पिक्सल, कम एंड और हम कम कर लेते हैं इसको अराउंड 200। और हाँ कलर हम ऐड कर लेते हैं और हम BR का टैग यूज कर लेते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में इसको मैं 300 रहने देता हूँ और यहाँ पे जाकर मैं BR का टैग लगा लेता हूँ राइट आफ्टर द
एंड के बाद यहाँ पे बी आर का टैग लगा रहा हूँ ताकि वो लाइन ब्रेक रखे और अगली लाइन में शिफ्ट ऑन कर सके। एक यहाँ पे ऐड करना है मैंने, और दूसरा मैंने ऐड करना है जी विद ईट वेल विद के बाद ईट वेल विद, और इसके बाद मैंने ऐड करना है जी एंड के साइन के बाद, दिस इज द एंड, और ये बी आर, और ये कंप्लीट हो गया जी मेरा स्ट्रक्चर। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे डिजाइनर बनाया था ना, वो उसके हिसाब से बता क्या चीज कह रहे हो? ये लिंक फॉन्ट साइज, हाँ फॉन्ट साइज कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया फॉन्ट साइज जो है हम आरईएम्स के अंदर कर रहे हैं। राइट का मेरा कमेंट 20 है, तो इसको हम 18 पे ले जाते हैं, डिवाइड बाय इट शुड बी 1.125 वाले, और वो मैंने रखना है जी मेरा हेडर का जो एलिमेंट आ रहा है ना, मेरा इसका आ रहा है मेन मेन्यू का जो कंपोनेंट आ रहा है, ठीक हो गया। उसमें 18 पिक्सल पे मूव, इसको हम आगे भी मूव कर सकते हैं, कुछ बॉटम से सेटलमेंट कर लेते हैं और बटन फाइनलाइज करके हमारा पहला वाला सेक्शन मूव कर सकते हैं। सोचता हूँ जी मैं बटन के ऊपर जाने के लिए इस पैडिंग हम इंक्रीज कर दें कुछ, और माइनस इंक्रीज कर देते हैं, 8 पिक्सल पे जाता हूँ मैं, गुड, उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो गई है। देन एंकर टैग है हमारा, एंकर टैग में क्या है जी बटन आ रहा है, बटन मैंने बनाया था बटन प्राइमरी, जहाँ जहाँ हमारे वेब पेज के अंदर बटन आ रहे हैं उसको कैटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं जी, उसको कैटर करने के लिए मैं जेनेरिक सीएसएस में जाता हूँ और मैं एक क्लासेस लगा देता हूँ, बटन प्राइमरी हम बाद में ऐड करते हैं, पहले मैं बटन की बेसिक क्लासेस ऐड कर देता हूँ, और वो हैं जी ऑलमोस्ट डिस्प्ले इनलाइन लॉक कर देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ मैं, और उसके बाद जो सेकंड चीज़ है जो मेरी, मैंने प्राइमरी कलर ब्रांडिंग कलर देना है, और वो मेरा ग्रीन कलर है। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे कलर कोड यहाँ पे करवाया भी है ऐड, वहीं से जाके मैं इसे कर देता हूँ कॉपी, हाँ वेरिएबल बना सकते हैं, वेरिएबल बना, ठीक है जी। ये हमारा कलर वेरिएबल बनाने के लिए हम सेमी कॉलन से स्टार्ट करेंगे, रूट लिखेंगे, रूट पैरेंथेसिस ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट एंड, और जो भी आपने वेरिएबल बनाना है, जैसे मेरा ये कौन सा वाला है जी प्राइमरी कलर, दिस इज माय थीम प्राइमरी कलर, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और इसकी वैल्यू मैंने दी। अब जहाँ जहाँ भी मुझे यूज करना है ना, मैं ये वेरिएबल यूज थीम प्राइमरी कलर, और ये मैंने ऐड करना है फॉर माय राइट नाउ फॉर द बटन, और बटन में मैंने एज अ बैकग्राउंड कलर के तौर पे ऐड करना है बैकग्राउंड कलर, आप लिखेंगे वॉर वेरिएबल पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जाके इसी वाले थीम कलर का जो आपने अभी जस्ट उसका वेरिएबल डिफाइन किया है वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे, और इसका जो सेकंड चीज है वो नजर आ रही है मुझे, शो मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये कलर से क्या रखा हुआ है जी, डिजाइनर ने दिस कलर कॉम्बिनेशन फॉर द टेक्स्ट, वो बैकग्राउंड के लिए था, और ये क्या है टेक्स्ट, और ये आगे जी कलर, और ये मैंने मूव ऑन कर दिया क्विकली, अभी के लिए मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, ऐड के साइन के साथ वैल्यू ऐड कर दी मैंने, और यहाँ मैं रखता हूँ जी पैडिंग, एंड दिस इज 4REM, तो ये जैसे वो मैंने सारी जितनी भी CSS है वो मैंने ऐड की, तो यहाँ पे रेप्लिका होना शुरू होगी, इसका फ्रंट एंड पे आपको आउटपुट नजर आने लगेगा। कुछ सेटलमेंट अपडेट कर देता हूँ मैं, मुझे स्पेसिंग वगैरह इतनी नहीं चाहिए, स्पेसिंग एडजस्ट करने के लिए मैं पैडिंग इंटरनल पैडिंग जो मैंने यूज किया है उसको सेटल कर देता हूँ, 2 कर लेते हैं, और ये तो इसको मैं ये फाइनल करके लॉक करके, और हम चलते हैं जी, यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं, इसके साथ एग्जिस्टिंग के साथ रिप्लेस कर देते हैं, और जैसे ही ये मैंने ऐड ऑन किया तो ये मेरा स्ट्रक्चर ओके हो गया। यहाँ पे मैं ओवर स्टेट भी डिफाइन कर देता हूँ, ओवर स्टेट भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, वो मैं कैसे डिफाइन कर देता हूँ जी, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ मैं बैकग्राउंड लिख देता हूँ जी, बैकग्राउंड कलर शुड बी दिस, जो टेक्स्ट का कलर है, और जो उसका टेक्स्ट का कलर है वो मैं रिप्लेस कर देता हूँ वर्ड,
होवर कर रहे हैं तो आप उसका कलर भी आपको चेंज होगा। और लास्ट चेंज करके हम वाइंड अप कर लेते हैं आज का लेक्चर। बस इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेता हूँ मैं और इसकी स्पेसिंग ऐड, पैराग्राफ के बाद मैं एक स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ, पैराग्राफ के बाद मार्जिन ऐड कर देता हूँ मैं, मार्जिन 003 REM। ठीक है, जैसे ही मैंने ये मार्जिन, जैसे मैंने इसको मार्जिन दिया था इस एलिमेंट से इसका डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, तो अब मैंने इस एलिमेंट से, पैराग्राफ के एलिमेंट से, टैग से इस एंकर टैग का डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए मार्जिन दे दिया फ्रॉम द बॉटम। और इसी बटन को मैं क्या करता हूँ, BTN मार्जिन 0 और लेफ्ट से मैं कर देता हूँ 8 REM, क्योंकि वो बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट पैरेलल दिखाना है। इसी ये अलाइनमेंट जो है मैंने इसके मुताबिक दिखाना है, क्यों डिज़ाइन में डिज़ाइनर ने उसको अलाइनमेंट ऐसे लिखा। तो ये आपका इंट्रो पैनल जो है पानी को मेरे ख्याल में तो ईजी है, मुश्किल है, हाँ हो जाएगा, आप लोगों से भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद हम इन चीज़ों को ज़रा डिटेल में देखेंगे। मेरा तले कमर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, डिफिकल्ट हो गया। हाँ नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा। पहला लेक्चर में ज़रा लगता है डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ऐसा करना अगर तो आपने डिसीजन लेना है और ले लिया है कि नहीं यार मैंने करना ही है ये वेब डेवलपमेंट, तो मैंने हर हाल में करके रहना। मेरे पास इतने स्टूडेंट आते हैं ना कि वो कहते हैं नहीं यार इसको तो मैंने करना ही करना। तो अगर ये वाली सोच है, ये वाला पैशन है, ये जज्बा है, तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगी चीज़ें आसान हो जाएगी। बाकी आप लोगों की है, अपने लोगों ने खुद इनिशिएटिव लेने हैं, आप सब बच्चों ने। अगर फ्रीलांसिंग करनी है, अपनी प्रोडक्ट बनानी है या जॉब करनी है, तीनों चॉइसेस हैं, ओपन है। और अपने यहाँ काम करें वो सबसे बेस्ट है। जॉब करें, जॉब करने का बेनिफिट ये होता है आपको तरीका कार समझ आएगा कि होता क्या है, कैसे प्रोजेक्ट इन होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं, देन फिर नेक्स्ट फेज क्या होता है, फिर थर्ड फेज क्या होता है। और जो आपका फ्रीलांसिंग है वो भी एक अच्छी चीज़ है, करना चाह रहे हो तो आपको भी कर सकते हैं, बाकी अपना काम करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ठीक है बच्चे, जज़ाकल्लाह। आशी आपने ज्वाइन किया, आप लोगों के साथ ये जो लेक्चर ओके है ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जी थैंक यू सो वेरी मच। ओके आपको वो जो डिज़ाइन आप को मिला हुआ है, जो मैंने पहले असाइन किया था आपको, वो कर रहे कंटिन्यू उस पर आप काम करें, उसको ज़रा कंटिन्यू करो आप, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है वो तो हो जाएगा, हाँ वो तो हो जाएगा। उसका ये बेनिफिट होगा आपको कि आपका जो एक जिस चीज़ से आप कनेक्ट हो गए हो वो चीज़ एक तो रिवाइज होती रहेगी। आप जब एक डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहे होते हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हो, तो आप खुद से बैठ के कोडिंग करते हो। जैसे आपने की भी काफ़ी सारा पेज आपने पेजिंग बना भी लिया, तो आपने उस सारे चीज़ को बेहतर से बेहतर की स्टेप पे भी लेके जाना है। लेट्स सपोज आपने एक पेज रेडी कर लिया, अब मैंने ये सेक्शन बना लिया, अब मेरा नेक्स्ट पेज ये है कि मैंने इसको डिफरेंट और ओके हो गया पहला। जैसे लेट्स सपोज मैं अभी के लिए मैं कहता हूँ यार अभी एक ही सेक्शन में बना के और मैं डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या करना है, मेरा एज अ फर्स्ट इनिशियल लेवल पे जो मेरी प्रायोरिटी होगी, और मैं ये देख भी रहा हूँ कि काम अच्छा बने, मतलब इट्स लुक गुड। अगर मैं ये शेयर करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ, तो इस पे इसको देख के क्लाइंट मुझे काम दे सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल चांसेस, बल्कि नज़र भी यही आ रहा है। तो मैंने इस चीज़ को मजीद बेहतर करना है। बेहतर करने का मतलब ये कि डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर इसको कंपेटेबल भी बनाना है, डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन पे। आईपैड पे ये कैसा दिखेगा, जैसे आईपैड पे आपको एक इंस्पेक्ट एलिमेंट करके अगर आप देखें तो आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि डेव टूल बार का जो ये आपका ऑप्शन है बिल्ट इन क्रोम ब्राउजर के अंदर, उसमें टॉगल डिवाइस टूल बार का ऑप्शन, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन पर चेंज कर देगा कि फ़ोन के ऊपर ये कैसी दिखेगी, वेबसाइट कैसी दिख रही है राइट नाउ, उसकी क्या हालत है और कैसी बना बेहतर कर सकते हो उसको, और ये टैबलेट के ऊपर और आपका जो लैपटॉप की जो है। तो आप इस चीज़ पे भी एज अ नेक्स्ट स्टेप के तौर पे इन चीज़ों को भी आप देख सकते हो, क्योंकि जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव वाला काम है ना, ये अगर मैं लेट सपोज आपको दिखाऊँ, लेट्स सपोज वो क्या है, देखो पहले ही जो आया ना
अब ये एक गो हाई लेवल एक अलग चीज़ है, मैं इसमें नहीं जा रहा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। काम गो हाई लेवल में भी वैसे ही हो रहा है, जैसे हम HTML करना ये सीख रहे हैं ना, लिखना सीख रहे हैं, काम उसमें भी वैसे ही हो रहा है। अब जैसे ये एक जॉब है, ये एक प्रोजेक्ट है, और उसमें वो क्या कह रहे हैं जी, क्लाइंट की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट है, पढ़ लेते हैं। I need my bio section of my website to look better on desktop view on Go High Level funnel. I have attached a screenshot of the layout in white jacket, not good, and my friends could. When I hire you, I give you your link. ठीक है, funnel वगैरह तो मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे कहीं उसने लगाया हुआ स्क्रीनशॉट नहीं लगाया। लेट्स सपोज उसने कुछ लगाया होता स्क्रीनशॉट, तो वो आपको वैसे ही जाके चेक करना है एज अ डेवलपर, आपने उसको जाके वैसे ही डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन पे जाके चेक करना है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही ये आपने सेट करके देना है। और उसके अगेंस्ट आपको जो भी अमाउंट है, जैसे लेट्स सपोज $10 अमाउंट है, तो जो वो चीज़ देखेगा ओके हो गई है, डन हो गई, क्लाइंट पहले आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। मैं बात कर रहा हूँ फ्री अपवर्क की। अगर आप फाइवर की बात करते हो, फाइवर में गिग्स होते हैं, आप अपने गिग्स क्रिएट करते हो। गिग्स का मतलब ये होता है कि आप अपना स्किल सेट, जो भी आपका स्किल सेट है, आपको कस्टम किट्स लिखना आती है, आपको बूटस्ट्रैप में काम करना आता है, आपको टेलविंड में काम करना आता है, आप शॉपिफाई में काम कर लेते हो, आप नेक्स्ट जेएस में काम कर लेते हो, ये आपके सारे स्किल्स हैं, आपको काम करना आता है, आपको कोडिंग सिंटैक्स का पता है, तो बहुत सारी चीजें आप मेंशन करोगे, तो वो चीजें हो गई, सारी डिस्प्ले हो गई, मेंशन हो गई, तो आपको एक गिग रेडी होगी। अब वो गिग में आप क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो क्लाइंट को कि अच्छा हाँ यार, आपको कोई मसला आ रहा है, तो मैं आपको हेल्प करने के लिए अपनी जो भी सर्विसेज हैं इस हवाले से, ये सारे मैंने हवाले दिए आपको, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, नेक्स्ट.js, शॉपिफाई, टेलविंड, बूटस्ट्रैप, फोटोशॉप, XD, ये सारी सारी चीजें इसमें आ रही हैं। आपको अगर कोई सर्विसेज चाहिए तो मैं यहाँ पे अवेलेबल। तो अब ऐसे काम चल रहा होता है, ये डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे प्रोसेस हो रहा होता है राउंड ऑफ द क्लॉक। जैसे मैंने आपके सामने एक सैंपल आपको दिखाई दी है, एक वो दिखा दिया, पहले वो एग्जांपल के तौर पे एक और हम देख लेते हैं। अनबाउंस एक्सपर्ट नीडेड फॉर AI जनरेटेड लैंडिंग पेज। अब जैसे हम पेज बना रहे हैं ना, ये लैंडिंग पेज भी है, होम पेज, लैंडिंग पेज। तो ये क्या होता है, वो क्या कह रहा है जी, आई हैव एन एक्टिव अनबाउंस अकाउंट, उसके बाद एक अनबाउंस अकाउंट है। अनबाउंस क्या है जी, अनबाउंस के ऊपर जाके मैं सर्च कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता व्हाट इज अनबाउंस, मैं सर्च कर लेता हूँ। अनबाउंस का एक प्लेटफॉर्म है लैंडिंग पेज बिल्डर के लिए, एक प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी है, बना हुआ है, एग्जिस्ट करता है मार्केट। उसका क्या करेगा, क्लाइंट आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देगा, जहाँ पे उसने अकाउंट परचेज किया है। आप फ्री में भी कर सकते हो काम, अपना साइन अप करके, और इस पर भी बना सकते हो, वेब पेजेस बना सकते हो। लेट्स सपोज आप इस क्लाइंट के साथ, वो आप प्रपोजल सेंड करते हो और वो आपको ओके कर देता है, आपको सिलेक्ट कर लेता है, तो उसने क्या बताया जी, उसने क्या काम क्या करवाना है आपसे, वो कह रहा है जी मेरे पास अकाउंट है, आई एंड वांट टू ऑटोमेट द क्रिएशन ऑफ लैंडिंग पेजेस यूजिंग द अनबाउंस AI फीचर। वो क्या कह रहा है जी, इसी के अंदर एक फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है AI, एंड जैसे मैं अक्सर आप लोगों के तस्कर करता भी रहता हूँ, AI टूल्स का इस्तेमाल करना सीखें, AI टूल्स का। तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, शॉपिफाई हो गया, अनबाउंस हो गया, वर्डप्रेस हो गया, टेलविंड हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, बहुत सारे मार्केट, हबस्पॉट हो गया, गो हाई लेवल हो गया, ये सारे सारे क्या कर रहे हैं, टूल्स आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप AI टूल्स इंटीग्रेट कर दिए उसमें। आपने एक वेबसाइट बनानी है, किसी ने इस क्लाइंट ने कोई लैंडिंग पेज बनाना है, तो वो बिल्ट इन उसमें वो प्रॉम्प्ट लिखेगा, वो पूरे पूरे पेजेस बना के वो बना, क्योंकि उन्होंने AI टूल उसमें इंटीग्रेट कर दिया। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने इस पे साइन अप कर लेना, इस वाले प्लेटफॉर्म अनबाउंस की बात करो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको डिपेंड कर रहा होता है फीड क्या चल रही है। जैसे जैसे क्लाइंट्स डिफरेंट काम बता रहे हैं, ऊपर वाले में गो हाई लेवल की बात हो रही थी, इसमें अनबाउंस की बात हो रही है। और अनबाउंस में वो क्या कह रहा है, आई एम लुकिंग फॉर अ फ्रीलांसर हु कैन यूज अनबाउंस AI टूल्स टू जनरेट। जब आप लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल आता होगा, प्रॉम्प्ट लिखने आते होंगे, तो आप किसी भी AI टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बेस तो चैट जीपीटी और AI टूल जेमिनाई के ऊपर ही कर रही है ना, ग्रॉक के ऊपर होगी, DeepSeek के ऊपर, बेस कॉन्सेप्ट तो वही है। उसको आप किसी प्लेटफॉर्म पे स्विच कर दो, वो आपका तो वो चीज़ आनी चाहिए आप लोगों को। बहुत ज़्यादा डिटेल में रोज आना, कोई ना कोई आप ऐसा काम लाजमी कर रहे हो जिसमें आप AI टूल से हेल्प ले रहे हो। इवन ये अपने वेब पेजेस आप बना रहे हो, कोई सेक्शन बनाने लगे हो, जैसे मैं कोई सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने कैसे बनाना है, ये वाला इसका डिज़ाइन है मेरे पास,
डिज़ाइन है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा। अब मैं ये आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मुझे समझ नहीं आया। अब मैंने चैट जीपीटी को जाके मैंने रिक्वेस्ट करनी कि भाई इसको मुझे बता। ये मैंने क्या करना है, स्क्रीनशॉट, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल आप भी कर सकते हो। मैंने सेव और मैंने ओपन किया, लेट्स सपोज चैट जीपीटी ओपन किया या मैंने, और मैंने वो स्क्रीनशॉट अटैच करना है और इसको बताना है, प्रॉम्प्ट लिखना है, अपलोड फाइल, स्क्रीनशॉट, हेल्प मी टू create the HTML, CSS, JS for the screenshot. आपको इंग्लिश में नहीं लिखना, उर्दू में लिखो, वो समझेगा। इंग्लिश बेहतर, ये इंग्लिश में बेहतर है, उससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि चल, क्योंकि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आ रही है ना क्लाइंट की तरफ से, देखो मैंने मेन प्लेटफॉर्म ओपन किया है, अपवर्क बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर जितनी आपको फीड चल रही होगी ना, वो इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर आप उसे कर सकते हो। आपको समझ नहीं आ रही है रिक्वायरमेंट, आप इसको जाओगे, कॉपी करोगे, आप जाओगे translate.google पे और यहाँ पे जाके लिख लो वो सारी आपके सामने जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप समझ सकते हो क्विकली, अगर आपको इंग्लिश में। लेकिन बेहतर ये है कि आपको इंग्लिश पढ़ के समझ आ जाएगी कहना कैसा है, क्विक वे में काम करना। तो जितना क्विक रिस्पॉन्स होगा आपका, जितना क्विक आप बताओगे क्लाइंट को कि हाँ यार ये काम मैं कर सकता हूँ, जितना क्विकली आप, वो अभी उसने डिस्प्ले किया है अपना प्रोजेक्ट, डिस्प्ले किया है अपनी, उसने डिस्क्रिप्शन ऐड की है, पोस्ट किया है अपर के ऊपर फीड पे, और आपने वो पढ़ते साथ ही उसको रिस्पॉन्स कर दिया, नहीं यार हाँ ये चीज़ें मुझे आती है, सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, आपने उसको रिस्पॉन्स कर दिया। वो जितना क्विक रिस्पॉन्स होगा उतना क्विकली क्लाइंट की तरफ से भी चीज़ें चल रही होती हैं, वो इन्हीं चीज़ों को भी मैटर कर रहे होते हैं कि हाँ यार जितना क्विक रिस्पॉन्ड कर रहा है ये बंदा, उतना क्विकली आगे डेवलपमेंट प्रोसेस में भी हमें हेल्प होगी। आपस में सारी चीज़ें को रिलेट कर रही हैं, इंटर रिलेटेड है। तो इस तरह की एक ऑप्शन मैंने आपको ये भी बता दिया। बाकी मैंने उसको क्या, आप चीज़ें समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो रहे हो आप कि यार कैसे करना है, तो आपने जाके हेल्प ले लेंगे, तो वो आपको इसने वो फाइनलाइज किया। ये फ्री अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट नाउ पेड यूज है पूरा वो बना, तो डन हो गया ऑलमोस्ट। एक आपको कह लो एक रफ एस्टिमेट उसने बता दिया। आप उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि यार आप इसको इसमें बना दो, इसमें बना दो, ठीक है। उसने प्लेस होल्डर इमेज यूज किया, सब कुछ परफेक्ट यूज करने, लेकिन उसने एक लेआउट लिखने का बेस लेवल का आपको तरीका बता दिया कि ये कोड किया कैसे जाता है। एक ऐसा बंदा जिसको पता ही नहीं है कोड का, तो वो एक आइडिया ले सकता है कि अच्छा हाँ यार ये चीज़ें होती हैं, ये टैग्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है, ये लेआउट होता है, और इसके मुताबिक हम अपनी चीज़ों को बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे करना है, आप लोगों ने ऐसे करना है, हम ऐसे ही कर रहे होते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, डेवलपर को हर चीज़ का नहीं पता होता, तो वो जाके हेल्प ले रहा होता है एआई टूल, और हम अपने काम को जल्दी क्विकली प्रोसेस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास हर तरह का क्लाइंट आ रहा होता है। अनबाउंस का क्लाइंट भी आ सकता है, गो हाई लेवल का क्लाइंट भी आ सकता है, शॉपिफाई का क्लाइंट भी आ सकता है, वर्डप्रेस का क्लाइंट भी आ सकता है। ये तमाम डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए हर प्लेटफॉर्म की नॉलेज हो सकता है ना हो, तो आपने हेल्प लेनी है इस तरह से आपको। चलिए आज का लेक्चर हम शेयर कर देते हैं जी।